डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू कर रखा है 36 मंथ करंट अफेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। तो आपको पता है ये प्रोग्राम चल रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग मई 2022 से लेकर मई 2022 से अगर आप देखेंगे तो मई 2023 तक की चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं, है ना। यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब करीब आता चला जा रहा है ना। और सबसे बड़ी जो हेडेक है बच्चों के मन में जो हमेशा रहती है वो होती है करंट अफेयर को लेकर, है ना। तो करंट अफेयर का अगर सॉल्यूशन कहीं मिल जाए तो बच्चे का बहुत सारा समय जो है, टाइम जो है वो सेव हो जाता है ना। बहुत सारा समय उसका फालतू का इधर उधर जो वेस्ट बच जाता है, उसको समझ में नहीं आता कौन कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है और करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से लिंक कैसे करना है। ठीक है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी करंट अफेयर जो है वो आपका पिछले 36 महीनों में अगर आया है वो छूटे ना। यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल कमीशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि 80-90% की रेंज तक भी अगर हम पहुंच जाएं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसमें से आ जाएं, इस चीज़ की हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है, ठीक है। इस वीडियो को देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं, है ना। और नोट्स बनाने के साथ लास्ट में जब आपका मैंने आपको बोला है कि 20 मई 2023 से पहले लगभग सारी वीडियो पब्लिश हो जाएंगी। टोटल लगभग 50 वीडियो के आसपास होंगी। इन 50 वीडियो में हम मिसलीनियस करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे, मतलब कुछ भी आप लोगों का छूटेगा नहीं। लास्ट के टाइम पे स्पीड बढ़ाकर आप चाहें तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर जो आप लोग नोट्स बनाएंगे उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका कुछ भी छूटेगा ना प्रीलिम्स के लिए, है ना। अब इस चीज को एक चीज और देख लीजिए कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये प्रोग्राम क्यों लाया गया है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत का वर्क है, ये दिन रात मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है ना, जो हिंदी मीडियम है ना उसके लिए सोर्स का बहुत बड़ा इशू है। कंटेंट तो बहुत है, क्वालिटी के कंटेंट की कमी है। आप लोग आज भी देख लेंगे ना, यूट्यूब भरमार है, दिखेंगे आपको भरमार चैनल दिख जाएंगे, कोचिंग्स दिख जाएंगी, सब कुछ दिख जाएगा। बट आपको उनमें से कितनी कोचिंग्स या ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? और क्वालिटी का कंटेंट किसको बोलते हैं? जो आपको एग्जामिनेशन को, यूपीएससी को सेंटर में रखने के बाद, जो अभी यूपीएससी पिछले 3-4 साल में अपने आप को इवॉल्व कर चुका है, उस इवोल्यूशन प्रोसेस को ध्यान में रखने के बाद जो आपको तैयारी करा रहा हो, वो कोचिंग आपका जो है उसको आप मान सकते हो कि वो क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों में भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनको लगता है करंट अफेयर कहाँ से कवर करें, किसको फॉलो करें। लास्ट में ये लोग, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैराथन सेशन के नाम पर या मास्टर सेशन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। उसमें 8-10 घंटे में सारा करंट अफेयर कवर करने की कोशिश होती है, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है। यूपीएससी के लेवल का एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा सा लेंदी काम आपको करना होगा। इसलिए हम लोग पूरा डीप में कोशिश कर रहे हैं 50 वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाए। इसमें सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर रहेगा। पहले पॉलिटी की लगभग, अब इसके बाद पॉलिटी की एक और वीडियो आएगी, ठीक है। टोटल 4 वीडियो हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम आईआर पे जाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सब कुछ कवर करेंगे। लास्ट में जो इस साल का करंट अफेयर के जो 7-8 महीने बच जाएंगे, जो हम लोग एक्स्ट्रा कवर करेंगे, वो मैं आपको अप्रैल मई के आसपास दे दूंगा। तो आप लोगों का कुछ भी छूटेगा नहीं, इस साल का भी पूरा, और लगभग 36 महीने हम कवर कर ले जाएंगे, है ना। कुछ बच्चों का सवाल ये था कि क्या सर ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है या मेंस में भी इसकी कोई रेलिवेंस रहेगी? देखो, मैक्सिमम तो इसमें से पोर्शन आपको पता होगा कि जो बॉडी हैं या जो उनमें कमियां हैं, मैं वो साथ साथ डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। स्टैटिक पोर्शन मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, बट फिर भी जो एनालिसिस का पोर्शन है, कई कई जगह पर मैं एनालिसिस करता चला जा रहा हूँ, साथ साथ आपको बताता चला जा रहा हूँ 2-2 3-3 लाइन में। बट कहीं पर थोड़ा डिटेल में जरूरत होगी तो बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि मेंस के टाइम पे अगर कुछ एडिशनल चीजें चाहिए होंगी, इस तरह की एक सीरीज अगर हमें मेंस के लिए भी जरूरी होगी तो हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, परेशान नहीं होना है। मेंस को लेकर भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। फिलहाल हम लोग प्री को फोकस करने वाले हैं, और प्रीलिम्स में भी सबसे मेन जो फोकस है वो यूपीएससी का प्री है। उसके बाद आप लोग यूपी पीसीएस में इससे आपको हेल्प मिलेगी, बीपीएससी में इससे हेल्प मिलेगी, एमपीपीएससी में इससे हेल्प मिलेगी, जो भी पीसीएस के एग्जाम हो रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, लगभग 36 महीने का करंट अफेयर है इसमें, तो कौन सी चीज आपकी छूटेगी? मोटा मोटा सारा करंट अफेयर हर जगह यूज में। और आजकल आपको पता होगा ये जो स्टेट पीएससी हैं अब ये फॉलो कर रहे हैं किसको? यूपीएससी को, है ना। यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, तो यूपीएससी की चीजों को ये भी अपना लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए ये करंट अफेयर वहां पर भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट बन जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना है। अगर अच्छा लगे कंटेंट, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा पहली वीडियो पे,
ठीक है, पहली वीडियो पे लगभग 40 के आसपास सब्सक्राइबर गेन नए आए हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों तक कंटेंट पहुंच रहा है, बच्चे लाइक कर रहे हैं। अब आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम लोग रिजल्ट को बहुत अच्छा कर सकें। मेरा अकेले का प्रयास कुछ नहीं होगा, आप लोग मिलकर इसमें सहयोग करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट होगा। तो जल्दी से हम लोग भाई शुरू करते हैं। ये हमारा पॉलिटी का पार्ट 3 है, जल्दी से शुरू करते हैं। चीज़ें थोड़ा सा डिले हो गए हम लोग। अब देखो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ना, देखिए आपने एक चीज सुनी होगी, अंतरराज्यीय जो जल विवाद है। ठीक है, अंतरराज्यीय जो जल विवाद है ये कई बार न्यूज में रहता है ना, और यूपीएससी का कई बार फेवरेट टॉपिक भी रहा है, इस पर प्रश्न पूछे भी गए हैं ना। अंतरराज्यीय जल मतलब विवाद मतलब देखो आपको पता है भारत की बहुत सारी जो नदियां हैं ना वो किसी एक स्टेट में सीमित नहीं है, कई स्टेट में, 2 में है, 3 में है, 4 में है। तो उनके आपस में ना उसके जल को लेकर विवाद होता रहता है कि कौन सा, किसके पास ज्यादा पानी आना चाहिए, किसके पास कम होना चाहिए, या ऊपरी राज्यों को ज्यादा मिलना चाहिए या निचले राज्यों को ज्यादा मिलना चाहिए। ये सब विवाद जब से भारत आजाद हुआ, इवन उससे पहले भी ब्रिटिश काल में भी ये विवाद चलते रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन जरूरी था। अब सॉल्यूशन जरूरी के लिए क्या किया गया, देखो इसको थोड़ा समझ लो। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो प्री में पूछी जा सकती हैं, उसको क्लैरिटी कर लो, है ना। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसको लेकर, बच्चे पढ़ लेते हैं बट कंफ्यूज रह जाते हैं ना। एक तो पहली चीज देखो कि अनुच्छेद 262 में इसको लेकर प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक चीज आपको समझ में आ गया, इसका मतलब संविधान में प्रावधान तो है। अब ये अगर यूपीएससी लाइन में पूछ ले क्या संविधान में प्रावधान है, बिल्कुल है। अगर वो लिख दे संविधान में बिल्कुल प्रावधान नहीं है तो वो चीज गलत हो जाएगी, है ना। तो संविधान में इसका जिक्र है, इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरी बात क्या बोला गया है संविधान में, इसमें यह बोला गया है कि देखिए ये जो इस तरह के जो विवाद है ना, इसके न्याय निर्णय को लेकर किस तरह का निर्णय होगा इसको लेकर प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसको लेकर प्रावधान किए गए हैं, और प्रावधान के लिए शक्ति किसको दी गई है, संसद को। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, संसद जो है इसके तहत क्या कर सकती है, अगर कोई विवाद इस तरह का आता है तो संसद जो है कहीं ना कहीं पर इसको लेकर प्रावधान कर सकती है। उसके बारे में भी हम लोग देखने आने वाले हैं कि कौन कौन से अधिनियम संसद ने बनाए हैं। लेकिन एक चीज आप यहां पर समझ लो, जो संसद यहां पर प्रावधान करेगी ना, उसको लेकर ना तो सुप्रीम कोर्ट में और ना ही कोई अन्य न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो कोई हो, अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। ठीक है, जो भी संसद इस चीज को लेकर करने वाली है उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा, ये संविधान में बोला गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीजें अगर जो इसका न्यायालय ये बनाने वाले हैं, प्राधिकरण होगा, उसका जो निर्णय होगा उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसके निर्णय को, कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसीजन ले सकता है। बट अल्टीमेटली ये है, संविधान में ये प्रावधान है कि ये क्षेत्राधिकार है संसद का। ठीक है, इसको लेकर कानून बनाने को लेकर संसद का क्षेत्राधिकार है, और कोई भी अन्य जो न्यायालय जो है इसमें दखल नहीं देगा कि हम क्या इसको लेकर प्रावधान करने वाले। पहली चीज तो ये समझिए। दूसरी चीज ये है, संसद ने क्या किया है, इस चीज को लेकर 2 कानून निर्मित किए हैं। पहला समझ लो यहां पर, एक है नदी, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, ये कानून बनाया एक तो, और दूसरा अगर आप देखेंगे यहीं पे लिख देता हूं मैं, दूसरा कानून संसद ने बनाया है अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम। ठीक है, ये भी 1956 का अधिनियम है। 2 अधिनियम बनाए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। पहली चीज ये है कि नदी घाटियों का नियमन, रेगुलेशन के लिए बोर्ड बना सकती है संसद, नदी बोर्ड बना सकती है, रिवर बोर्ड। ठीक है, सभी नदियों को लेकर बना सकती है सरकार इस चीज को लेकर। ठीक है, ये जो चीज है कहीं ना कहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नदी बोर्ड रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इधर आप देखेंगे इसका विवाद आ गया, अब यहां पे देखिए जल विवाद को आ गया, तो यहां पर सरकार क्या कर सकती है, किसी अधिकरण की स्थापना कर सकती है। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल बना सकती है। ठीक है, विवाद के सोल्यूशन के लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है, और संसद ने कई ट्रिब्यूनल बनाए भी हैं पहले, अगर आपको पता हो तो। आपको पता है केंद्र सरकार इसका गठन करती है। ठीक है, और इस ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होता है वो अंतिम और बाध्यकारी होता है, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा आप मान सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो गई एक, तो इसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज यहां पर समझ लो, 2019 में एक अधिनियम लाया गया, उसमें यह बोला गया कि ये ना जो अलग अलग नदियों के लिए ट्रिब्यूनल बनाती थी ना सरकार की, कावेरी के लिए अलग बना दिया, भाखड़ा नंगल के लिए अलग बना दिया, ठीक है ना, किसी और के लिए गोदावरी के लिए अलग बना, ये अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। संसद कोशिश करेगी, केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि एक स्थायी अधिकरण बना दिया जाए,
बार बार नया नया बनाने की जरूरत नहीं है, ये स्थायी अधिकरण बना दिया जाए। तो इस तरह का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया और कुछ चेंज नहीं किया गया था। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लैरिटी हो गई, संसद को है, नदी बोर्ड से किस लिए है, रेगुलेशन के लिए है, और इधर आप देखेंगे तो विवाद निकाय के लिए, कहीं ना कहीं पर विवादों के निपटान के लिए स्थायी न्यायाधिकरण या अधिकरण जो है संसद बना सकती है, ठीक है, केंद्र सरकार इसको गठित कर सकती है। तो ये चीज आपका पहला टॉपिक यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा देखिए, एक 7वीं अनुसूची है, न्यूज में थी ये, क्यों न्यूज में थी ये भी देख लो, करंट अफेयर का सेक्शन ये है। देखो इसमें ये था कि जो 15वां वित्त आयोग, आप यहाँ पे आपको बताना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, 15वां वित्त आयोग जो था इसके अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह। याद रखिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद रखेंगे उनको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 15वां वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इनके जो अध्यक्ष हैं एनके सिंह, इन्होंने ये बात बोली थी कि थोड़ा सा ना अभी क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, या फिर कई चीजें आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, इन चीजों को ध्यान में रखकर ना 7वीं अनुसूची जो है इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है। 7th जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको क्या करने की जरूरत है, समीक्षा, रिव्यू करने की जरूरत है, ये उन्होंने बोला था। चलो अब इसके बारे में पढ़ना जरूरी बन जाता है कि 7वीं अनुसूची है क्या, ये थोड़ा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। सबसे पहले तो ये देखो, अनुच्छेद 246 में, ठीक है, ये इस सूची के विषयों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, और शक्तियां दी गई हैं किसको, संसद को और राज्य विधानसभा को। तो मैं अभी समझा देता हूं, परेशान नहीं होना है, एक मिनट ध्यान से समझो इसको। शक्ति दी गई है राज्य विधानसभा और संसद को। देखो है क्या ये, सबसे पहली आपको पता है ना कि केंद्र में, आपको पता है केंद्र सरकार है, राज्यों में राज्य सरकार है। अब देखो विषय तो बांटने पड़ेंगे ना कि किस विषय पर केंद्र सरकार को कानून का अधिकार है और किसको राज्य पर है, और कौन सी ऐसी सूची है जिस पर दोनों को ही नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों का थोड़ा अधिकार क्षेत्र, मतलब दोनों ही बना सकते, दोनों को नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, जिस पर दोनों को ही अधिकार होगा, ठीक है। एक है जिस पर सिर्फ केंद्र को अधिकार है, एक है जिस पर राज्यों को, ऐसे विषय हैं जो राज्यों को अधिकार है, और एक समवर्ती सूची है जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। वो बात अलग है कि बाद में मान्य जो है वो संसद का कानून होगा, ठीक है। इसको लेकर हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, यहां पर समझ लो, इसके अंदर पहली चीज तो ये है कि जिनको ऐसी सूची ये है कि जिसके अंदर सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद को, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो मैंने आपको बताया राज्य विधानसभा कानून बना सकती है। ऐसे विषय जो हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं, राज्य विधानसभा, और इस पर दोनों बना सकते हैं। बात करते हैं, देखिए कौन कौन से विषय, क्योंकि देखिए ये बारीक चीजें हैं, यूपीएससी पूछ सकती है इसमें कुछ कुछ चीजें मैं बताता हूं आपको, जैसे समझो यहां पर, जैसे कौन से ऐसे प्रावधान इसमें होंगे। देखो इसमें होंगे कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जैसे आप अगर आप देखेंगे इसको, संघ सूची जो है उसमें कौन कौन से कानून आते हैं, जैसे रक्षा है, डिफेंस है ना, जैसे आप देखेंगे विदेश मामले। अभी इस विदेशी मामलों के मामले में अगर राज्यों को अधिकार दे दिया जाए तो चीजें कैसे बेटर होंगी, है ना, अन्य देशों के साथ चीजें हैंडल करती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको में पावरफुल बनाया गया है। इसमें रेलवे है, ठीक है, रेलवे देखेंगे, फिर बैंकिंग देखेंगे। यूपीएससी क्या करेगा, आपको किसी एक चीज को उठा के पूछ लेगा कि रेलवे जो है वो क्या राज्य, एक स्टेटमेंट में पूछ लेगा क्या राज्य सूची का विषय है, दूसरे स्टेटमेंट में कोई और चीज होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें ना मैटर करती हैं वहां पर। देखो बैंकिंग, रेलवे, विदेशी मामले और रक्षा, ये चारों इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। अब राज्य में कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पर स्थानीय चीजें होती है ना, जैसे आप अगर आप देखेंगे लोक व्यवस्था, ठीक है ना, इसके बारे में राज्य सरकार को अधिकार है। दूसरा और कौन सा है, जैसे पुलिस है। अब कई बार मान लीजिए यही पूछ ले, पुलिस जो है वो केंद्रीय सूची के तहत आती, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो जैसे सट्टेबाजी वगैरह है या जुआ है, ठीक है, गैम्बलिंग वगैरह, इसको लेकर जो प्रावधान है वो राज्य सूची के अंतर्गत है, राज्य सरकार इसको लेकर कानून बना सकती है, ठीक है। अब यहां पर देखो जो समवर्ती सूची है इस पर दोनों बना सकते हैं, ठीक है, दोनों को अधिकार है, दोनों मतलब संसद और विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। और इसमें कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो शिक्षा जो है। अब दिमाग में ये आएगा कि शिक्षा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, नहीं, इस पर राज्य भी बना सकती है कानून, केंद्र सरकार भी बना सकती है। और कौन सा हो सकता है, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूं इसमें। देखो यहां पर आपको जनगणना मिलेगी, ठीक है, सेंसस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जनगणना यहां है। बट जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो कानून स्टेट भी बना सकता है ना, कंट्रोल करना, वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं उसके मामले में, है ना। और यहां पर इसके अलावा और कौन से, जैसे वन है, अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है,
क्या सिर्फ केंद्र सरकार के तहत नहीं, दोनों राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पे कानून बना सकते हैं, जैसे वन भी है ना। और जैसे मान लो वन्य जीवों का जो संरक्षण है ना, वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो भी इसके तहत ही आता है। तो मेन दो याद रखेंगे, शिक्षा जो है और वन, ये दोनों। और इवन जनसंख्या नियंत्रण और जनगणना में कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको याद रखना है जनगणना केंद्र सरकार केंद्र सूची में है, जनसंख्या नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची के तहत आता है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं हल्का सा इसमें मेंस का एंगल देखो, या हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ले, तो आप एक चीज याद रखिए कॉन्सेप्ट के पीछे, इसका इन सूचियों को बनाने का तर्क आधार क्या है, किस बेस पे बनाया गया ये। एक तो ये होता है कि ये भारत की एकता और अखंडता के अनुसार बनाई गई है, ठीक है, ध्यान में रख के उसको बनाया गया है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, दूसरा हो सकता है सहकारी संघवाद, इस तरह से बनाया गया है कि आपस में। और सहकारी संघवाद मैंने एक बार आपको समझाया भी था, ठीक है। प्रतिस्पर्धी संघवाद वो होता है दोनों स्टेट आपस में एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। सहकारी संघवाद वो है जो आपस में सहयोग से आगे बढ़ना चाह रहा है, केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग है और राज्य के बीच में सहयोग है, सहयोग के साथ आपस में प्रतिस्पर्धा, हेल्दी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ठीक है। इधर ये सब चीजें हो गई। तीसरा और क्या हो सकता है, प्रांतीय स्वायत्तता को ध्यान में रखा गया है, प्रांतीय स्वायत्तता को ध्यान में रखकर ये सूचियां बनाई गई हैं। चौथा क्या हो सकता है, संतुलित आर्थिक विकास, बैलेंस्ड संतुलित आर्थिक विकास जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ तर्क हैं जिसके बेस पे इन सूचियों को प्रिपेयर किया गया है, तो इसको लेकर आप लोगों को दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका कौन सा है। देखो बच्चों, एक ना थोड़ा सा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कई बार इंपॉर्टेंट लगता है, विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं ना, विशेष श्रेणी के राज्य जो हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये हो सकता है पूछ ले यूपीएससी पेपर में। देखो ध्यान से समझो, न्यूज़ तो ऐसे थी कि आंध्र प्रदेश को थोड़ा विशेष को इसके तहत ना आंध्र प्रदेश को कुछ सहायता दी गई थी केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन वो आप उसका इंपॉर्टेंट मत देखो। ये देखो यहाँ पर इसको लेकर प्रश्न कैसे बन सकता है, देखो ध्यान से देखो। पहली चीज तो पहला जो फैक्ट है इसको लेकर, ये कब किया गया था, प्रस्तावित कब किया गया था। तो विशेष श्रेणी जो राज्य का दर्जा है ना, कुछ राज्यों को इसको लेकर दर्जा दिया गया है, ये पहली बार 1969 में प्रस्तावित था, 1969 में प्रस्तावित था, ठीक है। और बेसिकली है क्या, देखो ये क्या है कि कुछ ना, जैसे कुछ राज्य हैं जो पहाड़ी राज्य हैं, है ना, जिनको जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लग रहे हैं, ठीक है, जिनमें आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन है, तो उनको थोड़ा सा ना केंद्र गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट करती है। बस इतना याद रखो। विशेष श्रेणी का मतलब नहीं समझ रहे हो आप, विशेष हो, विशेष श्रेणी है आपके राज्यों की, और आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा हेल्प करेगी। किस फॉर्म में करेगी वो भी अभी देखने वाले हैं, लेकिन पहले चीजें देख लो, है ना। 14वें वित्त आयोग ने ये बोला था, 14th फाइनेंस कमीशन जो था, उन्होंने ये बोला था कि जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, ठीक है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, और प्लस जो 3 पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है ना, और हिमाचल प्रदेश है, ये हो गए। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो आपको पता है, नागालैंड और ये सब, मिजोरम है ना, मणिपुर, और ये सब स्टेट जो हैं जिनको हम 8 राज्य माना जाता है, उनको और इनको मिलना चाहिए, उस तक सीमित कर दिया था। किसने, 14वें वित्त आयोग ने, ठीक है। यूपीएससी पूछ ले कौन से आयोग ने किया है, तो 14th फाइनेंस कमीशन ने किया है, ठीक है, ये सीमित कर दिया था। दूसरा, उसके अलावा इसमें होता क्या है, अब आप ध्यान से, अब आप लोग कहेंगे किस तरह की हेल्प मिलती है। देखो, गवर्नमेंट की योजनाएं नहीं आती हैं, ठीक है, सभी जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती हैं, अब समझ लो, इसका भी डिफरेंस आपको पता होगा ना क्या होता है। एक तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है जिसमें पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें केंद्र और राज्य के बीच में पैसा बांटा जाता है आपस में, है ना। कई बार 50-50% दिया जाता है, कभी इससे ज्यादा रेशियो भी रहता है। तो इन योजनाओं में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% जो है इन राज्यों के लिए भुगतान करती है। कोई स्कीम लाई गई ना, केंद्रीय प्रायोजित योजना जो है, इसमें 90% का भुगतान केंद्र करेगी, ठीक है, किन राज्यों के लिए, जो विशेष श्रेणी का, यही तो बेनिफिट है इनको। और प्लस इसमें जो बाकी 10% है, वो नहीं है कि उन्हीं स्टेट को लगाना है, नहीं, वो स्टेट लोन ले सकता है इसको, ठीक है, ऋण ले सकता है, और आसान की कहीं ना कहीं पर ब्याज दरों पर ऋण मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं पर 100% बेनिफिट कर दिया सरकार ने उसको, इन स्टेट को। इसीलिए ज्यादातर राज्य कहते हैं हमें भी विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दो, ये कंट्रोवर्शियल भी रहता ही है। प्लस इसमें अगर आप एक चीज और नोट करेंगे, जो पैसा सरकार ने दिया और मान लीजिए वो उस साल उसका यूज नहीं हुआ, तो लैप्स नहीं होगा मनी, अगले साल फिर उसका इस्तेमाल कर सकता है वो राज्य, तो कोई दिक्कत नहीं है, लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पर, इसके अलावा भी है, जैसे सीमा शुल्क में छूट दे देना, कॉर्पोरेट कर में कुछ छूट देना, वो चीजें हैं पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिन पर प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी।
तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, जल्दी से अगला देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों को ILP के बारे में बताया था, ठीक है, पिछली वीडियो में शायद था या उससे पिछली वीडियो में, पहली या दूसरी वीडियो में था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। इनर लाइन परमिट सिस्टम है ये, ठीक है, इनर लाइन परमिट सिस्टम है, परमिट व्यवस्था है। अब ये बताया था मैंने कि कुछ क्षेत्र होते हैं जिस पर जाने के लिए विशेष परमिशन की जरूरत होती है, उसके लिए थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो पहली चीज तो इसमें प्रश्न बन सकता है कि इसको जारी कौन करता है, इसको राज्य जारी करता है, ठीक है। जिस राज्य में संरक्षित क्षेत्र है ना, जहां पे जाना, बेसिकली कुछ नहीं है इसके अंदर, ये है कि कुछ ना ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, जनजातियां होती हैं, तो उनके क्षेत्र में ना वो अपने अलग तरीके से रहते हैं, समाज से कट के रहते हैं, थोड़ा सा समाज से अलग थलग हैं। तो उनके क्षेत्र में जाने के लिए अगर आप लोग जाने लगोगे, नॉर्मली हर बंदे को इजाजत दे दी जाएगी, तो उनकी जो चीजें हैं ना वो स्पॉइल हो जाएंगी, उनका कल्चर बर्बाद हो जाएगा, उनकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो चीजें हैं वो स्पॉइल हो जाएंगी। इवन वो लोग खुश नहीं होंगे इस चीज से, उनको लगेगा कि बाहरी लोग हमारे क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं, तो इससे वो चिढ़ते हैं, आपको पता ही है, इतिहास भी रहा है उनका इन चीजों को लेकर। तो इसलिए सरकार थोड़ा कंट्रोल करती है कि नॉर्मल नागरिक भी हैं अगर उस क्षेत्र में जाएं तो एक विशेष परमिशन लेके जाएं, ताकि चेक किया जाए कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं वहां पर, बस ये है, ठीक है। तो ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो मिला जाता है, एक विशेष निश्चित अवधि के लिए प्रदान करता है राज्य कि आप इतने टाइम के लिए वहां पर जा सकते हो, ठीक है। ये एक तो ये हो गया कि कौन करता है, राज्य। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है किस किस स्टेट में ये लागू है। एक तो अरुणाचल प्रदेश में है ये, ठीक है, जो साइड वाले 4 राज्य हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और अगर आप देखेंगे मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, इन 4 राज्यों में ये लागू है, ये याद रखना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, 4 स्टेट में लागू है। पहली चीज तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया किसके लिए है, देशज जो समुदाय हैं, ठीक है, जैसे जनजातियां वगैरह, उनकी रक्षा के लिए है, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है। और अब एक जो मैंने उस दिन भी बताया था, ये याद रखिएगा, ये लाया, शुरुआत कब की गई थी इसकी, तो इसका जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 था ना, उसके तहत इसको लाया गया था। तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक कालीन कानून के तहत निर्मित है ये, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, फिर से दोहरा देता हूं, बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन अधिनियम, ठीक है, 1873 इस अधिनियम के तहत है। तो थोड़ा सा ये ईयर याद रख लेना जिससे आपको आइडिया रहे। अगर यूपीएससी कंफ्यूज करता है कि किसी 1900 समथिंग के ईयर में, कि इस वजह से 1947 में अधिनियम आया था, 1950 में आया था, तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा 1873 बंगाल ईस्टर्न जो है फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है 1873, उसके तहत इसको लागू किया गया था। तो जल्दी से ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, आगे देखो जल्दी से। देखो कुछ समय पहले ना पंजाब में, पंजाब की जो राज्य सरकार है उसने 23वां जिला बनाया था। तो थोड़ा सा याद भी रख लो, अगर मान लीजिए पीसीएस में पूछ ले कि मलेरकोटला जिला जो है ये न्यूज में रहा था, कौन से स्टेट में था, तो ये पंजाब में है, ठीक है। इतना याद रखना कि ये पंजाब में है, इसका 23वां जिला है। अब देखो, अब जब ये आ गया तो प्रश्न पूछ सकता है ना कि जिला घोषित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, तो ये राज्य के पास है। प्रश्न इस पे बन सकता है, चाहे स्टेट पीएससी में बने चाहे यूपीएससी में बने, है ना। अब जब ये बात हो गई है, राज्य सरकारों के पास है, और राज्य सरकार किसी तरह से, या तो वो लोग कार्यकारी आदेश पारित कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही कार्यकारी आदेश पारित कर दें, या फिर वो कानून पारित करके कर सकते हैं विधानमंडल के माध्यम से, ठीक है। इस चीज को कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। जब ये हो रहा है ना, तो राज्यों का गठन जान लो, राज्यों का गठन जान लो। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया था, फिर भी जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। देखो, क्योंकि यूपीएससी बार बार इसको प्रश्न पूछ चुका है। देखो, केंद्र सरकार को अधिकार है ये चीज, तो संसद के पास ये अधिकार है कि किसी भी राज्य का वो गठन कर सकती है, किसी की सीमा में बदलाव कर सकती है। ये आपने शुरू के अनुच्छेद में पढ़ा होगा, शायद अनुच्छेद 3 में इसका जिक्र है, ठीक है। राज्य संसद के पास अधिकार है। ये यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि ये अधिकार है किसका, कि राज्यों का कहीं ना कहीं पर उनकी सीमा में बदलाव कर देना, नए राज्यों का गठन कर देना, ये सब चीजें जो हैं ये अधिकार किसके पास हैं, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये संसद के पास इसका अधिकार दिया गया है, ठीक है। एक चीज तो ये। दूसरा, गठन का आधार क्या हो सकता है, गठन का आधार हो सकता है जैसे भाषाई आधार भी हो सकता है, ठीक है, धार्मिक आधार भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे निर्जातीय अधिकार भी हो सकता है, या फिर प्रशासनिक अधिकार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आधार हो सकते हैं जिस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस मामले में जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वो राज्यों से पूछता भी है
ठीक है, राज्यों के पास पूछता है कि भाई आप अपना मत बताओ, हम ये चीज करने जा रहे हैं। अब राज्य एक तो निश्चित सीमा में राज्यों को अपना मत देना होता है, पहली चीज। दूसरा, प्रेसिडेंट या संसद इसको लेकर बाध्य नहीं है कि ये मानेंगे ही, ऐसा कुछ अधिकार नहीं है। तो ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि क्या चेंज कर सकती है किसी की अनुमति से? क्या विधानसभा की अनुमति जरूरी है? नहीं जरूरी, नहीं। संसद को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, मर्जी से संसद कर सकती है, बस ये पूछने के लिए एक फॉर्मेलिटी करती है संसद की, चलो ठीक है राज्य से भी मत ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखेंगे, इसको जब किया जाता है तो ये संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है ना 368, उसके तहत नहीं आता ये। ठीक है, ये नॉर्मल एक अधिनियम संशोधन मान लिया जाता है, इसको संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नहीं रखा जाता। ठीक है, कुछ चेंज किए जाते हैं संविधान में, बट उसको इसके तहत नहीं रखा जाता है ना। कुछ मैंने बताया था ना, कुछ टाइप होते हैं, सामान्य मेजोरिटी से पारित कर सकते हो, कुछ कैसे, तो वैसे है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने रिवाइज कर दिया यहाँ पर, ताकि आप लोगों को अगर इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है तो आपकी दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं भाई। न्यायालय की अवमानना को लेकर हम लोगों ने बात की थी, है ना। न्यायालय की अवमानना, ये मैं इसलिए फिर से एक बार जल्दी से करा देता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और पिछले 4-5 सालों में 3 से 4 बार प्रश्न इसको लेकर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी पिछले साल कि आप ये जो हमारी अवमानना की शक्ति है ना, इसको आप ना तो कम कर सकते हो, ना ही हमसे छीन सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, संसद हो, प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, हमसे छीन नहीं सकते आप ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारी इंपॉर्टेंट पावर है, ये हमारे न्यायालय की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है, न्यायालय की गरिमा के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अवमानना क्या है कि न्यायालय की बात को नहीं मानना। ठीक है, अब न्यायालय की बात को ही नहीं मानेंगे तो फिर न्यायालय की गरिमा क्या बचेगी, है ना। तो इसके लिए न्यायालय को सशक्त करना जरूरी है। कुछ कुछ चीजें हैं, समझ लो। एक तो ये है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लो इसके अंदर। देखो, ये शक्ति जो है ना, ये संवैधानिक शक्ति है। संवैधानिक शक्ति है मतलब, अब देखो समझ लो, संविधान में इसका जिक्र है। कौन कौन से अनुच्छेद में जिक्र है? अनुच्छेद 129, 215 और एक अनुच्छेद जो है 142 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल्का सा देख भी लो। इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको अगर इनकी अवमानना हो जाती है, उसको लेकर यहाँ पर उनको शक्तियां दी गई है, उसके बारे में जिक्र दिया गया है। ठीक है, दूसरा ये है, इसके अंतर्गत ये है जो 142, ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी, इसमें ये बोला गया है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है भारत में, कुछ भी। आप समझ लीजिए इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे भारत में कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता इस अनुच्छेद का प्रयोग करके, अनुच्छेद 142। तो इसके अंदर भी ये चीज कही गई है कि अगर न्यायालय जो है कोई किसी व्यक्ति को दंडित करना चाहता है अवमानना के लिए, तो वो किसी को भी न्यायालय में बुला सकते हैं, किसी को भी न्यायालय में उपस्थित करने के लिए न्यायालय बाध्य कर सकता है इस चीज के तहत। तो ये 2 अनुच्छेद हो गए। अब देखो, समझो, ध्यान से समझो चीजों को। ये संवैधानिक शक्ति तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी के जुमले में मत फंस जाना जो वो घुमा दे आपको। ध्यान से समझो, अगर वो स्टेटमेंट में ये कहता है कि संवैधानिक शक्ति है, बिल्कुल है, बट अगर वो ये कहे कि क्या ये संविधान में परिभाषित है, संविधान में परिभाषित है, गलत हो जाएगा। परिभाषित नहीं है ये। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, प्रश्न गलत नहीं करोगे। संवैधानिक शक्ति है, बिल्कुल है, पर क्या संविधान में परिभाषित है? नहीं है। तो फिर इसको परिभाषित गया किस में गया है? इसका न्यायालय अवमानना अधिनियम है, एक अवमानना अधिनियम है 1971। ठीक है, इस अधिनियम में इसको पहली बात परिभाषित किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यूपीएससी इस पे प्रश्न पूछ भी चुका है, रिपीट हो सकता है, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, इसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, संविधान में क्योंकि इसकी जिक्र नहीं है, इसको लेकर परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखो सिविल अवमानना, देखो 2 तरह की अवमानना होती है, एक सिविल, ठीक है, एक सिविल अवमानना होती है और एक दांडिक अवमानना होती है। हल्का सा डिफरेंस देख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हल्का सा पता होना चाहिए। ठीक है, सिविल और दांडिक में डिफरेंस क्या है? देखो, न्यायालय के किसी निर्णय, ठीक है, डिक्री या आदेश को नहीं मानना। ठीक है, कोई चीज न्यायालय ने आदेश दिया, उसको मानना ना। ठीक है, बहुत सारे लोग हम में से भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ठीक है, ये सिविल अवमानना है। एक दूसरा आप अगर देखेंगे, दूसरी एक चीज देखेंगे, ये जो है दांडिक अवमानना, ये है कि न्यायालय को कलंकित करना, बदनाम करने लगना न्यायालय को। ठीक है, उसके किसी डिसीजन को लेकर न्यायालय की गरिमा को धूमिल करने लग जाना इस चीज को लेकर। ठीक है, या फिर न्यायालय की कार्यवाही में, कार्यवाही चल रही है उसमें क्या करना? हस्तक्षेप करना, रोकना, उसको बाधा उत्पन्न करना।
ठीक है, ये दांडिक हैं, तो ये दांडिक हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 6 माह का कारावास या फिर 2000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, एक चीज अवमानना के मामले में याद रखोगे, शायद बताई थी पिछली वीडियो में भी, अगर अवमानना के मैटर को 1 साल हो गया है, 1 वर्ष हो गया है, तो उस पर न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकता। सो रहे थे क्या आप 1 साल? ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, आपको 1 साल से पहले ही करना पड़ेगा। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो आपको कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये अवमानना को लेके बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कर दी हैं मैंने, यहां पर समझ लो। अब इसको रिवाइज कर लेना, जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, अवमानना को लेकर भी हम लोगों ने चीजें अच्छे से देख ली। अब देखो एक ना थोड़ा सा यहां पर चीजें 2-3 चीजें देख लो, न्यायपालिका को लेकर ही देख लो। देखो ध्यान से देखो, देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो मैं यहां पर कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही रहा हूं, आपको पता है सारी चीजें, बट मैं वो चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। हर एक लाइन आप देखेंगे इस वीडियो की वो है जिस पर प्रश्न बन सकता है, जिस पर यूपीएससी पूछ सकता है, यही मैं कहता चला जा रहा हूं। ठीक है, पहले ही लाइन से मैं एक आपको कह रहा हूं, पहले ही लाइन में मैंने ये बोला था कि जो आपका जो प्रश्न है यूपीएससी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड तैयारी हमें करनी है, इसमें यूपीएससी क्या पूछ सकता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ही मैंने उठाए हैं। आप पूरी तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, या तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है या उस पर बनने की संभावना है ना। अब देखो न्यायपालिका को लेकर क्या क्या चीजें मुझे बतानी है। एक तो ये है, देखो 1950 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अब तक कुल 247 न्यायाधीश रहे हैं, जिसमें 8 महिला न्यायाधीश रही हैं। एक तो ये चीज याद रखो, पहली याद रख लो बस, पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी, तो इनका नाम है एम फातिमा बीवी। ठीक है, एम फातिमा बीवी करके है, तो इनका नाम याद रख लो, हो सकता है स्टेट पीएससी वगैरह में पूछ ले। एक चीज तो ये, दूसरा एक जो स्टेटमेंट बन सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, वो ये कि न्यायालय की जो निचली न्यायपालिका में, या तो निचली न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या ज्यादा है या उच्चतर न्यायपालिका में है। ठीक है, किस में ज्यादा संख्या में महिलाएं हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लगभग 28% महिलाएं दिख जाएंगी और यहां पर आपको सिर्फ 12% दिखेंगी। तो इसका मतलब अगर स्टेटमेंट ये आता है कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या, महिला न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा कम है एज कंपैरिजन टू निचली लोअर कोर्ट्स, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को, इसमें 12% ही है महिलाएं, इसमें 28% तक लगभग निचली न्यायपालिका में फिर भी हैं, बट ऊपर में बहुत कम है। तो ये चीज कहीं ना कहीं पर अच्छी चीज भी नहीं है हालांकि, बट सुप्रीम कोर्ट इस पर काम कर रहा है धीरे धीरे, तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और आती है, जैसे स्थानांतरण को लेकर है। ठीक है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण को लेकर, नियुक्तियों को लेकर हम लोगों ने चीजें बहुत अच्छे से समझ ली थी, स्थानांतरण को लेकर फिर से समझ लेते हैं। एक तो ये चीज देखनी है कि स्थानांतरण का जो अधिकार है, ठीक है, किसका, एक तो देख लो अनुच्छेद 222 में इसको लेकर प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, कि आप हाई कोर्ट के न्यायाधीश को या किसको किस तरह से स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नियुक्ति को लेकर हमने पिछली बार समझ लिया था, अब ट्रांसफर को लेकर समझ लो, पावर किसके पास है। देखो पहली चीज तो शुरुआत इसकी की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसकी शुरुआत करते हैं कि किस व्यक्ति का ट्रांसफर करना है। चलिए एक अच्छी बात तो ये हो गई। दूसरी, क्या जब ये शुरुआत की जाती है, क्या उस जज की अनुमति ली जाती है या उसकी सहमति चाहिए जिसका ट्रांसफर, नहीं, उसकी सहमति की जरूरत नहीं है, जिसका ट्रांसफर किया जा रहा है कोई जरूरत नहीं है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उन अधिकारों का या फिर उस प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, प्रक्रिया या आधार का संविधान में उल्लेख नहीं है कि किस आधार पर ट्रांसफर होगा, संविधान में उल्लेख नहीं है। ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है कि किस आधार पर आप उसका ट्रांसफर करेंगे। आपको पता होगा कि ट्रांसफर का भी जो सिस्टम है वो 3 न्यायाधीश मामले जो मैंने आपको उस दिन कराए थे उससे निकल कर आया है। कोलेजियम सिस्टम इसमें भी लागू होता है। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम इसमें भी काम डिसीजन लेता है। तो अगर आप देखेंगे, बट इसको ना जो कुछ निर्णय निकल कर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 1-2 बातें बोली हैं। एक तो कि ये कोशिश नहीं होगी कि किसी व्यक्ति को पनिश करने के लिए उसका ट्रांसफर कर दो। मान लो कोई जज है, ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकल चीज में तो ऐसा होता है, हम लोग देखते ही हैं, अगर कोई निर्णय सरकार के विरुद्ध आता है कई बार उसका पनिशमेंट के फॉर्म में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट बोला ये गया कोर्ट ने कि देखो अगर आप
कोई डिसीजन दिया किसी जज ने, तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार के अगेंस्ट है या उसको पनिशमेंट के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उसका। एक तो ये चीज याद रखना। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर जनहित के लिए जरूरी है, जनहित के लिए जरूरी है तो ट्रांसफर किया जा सकता है ना। और जो आदेश है अंतिम तौर पर, तो मैंने बोला कि इस प्रक्रिया को शुरू कौन करेगा, सीजीआई पूछेगा किन से, कॉलेजियम के सिस्टम के उन 4 जजों से। राय परामर्श करने के बाद किसको बोला जाएगा, राष्ट्रपति को। तो अंतिम अगर आप देखेंगे ट्रांसफर का आदेश कौन करता है, स्थानांतरण का आदेश जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आप नहीं भूलेंगे, इस पे प्रश्न बन जाएगा। अगर वो कंफ्यूज करते यूपीएससी, क्या सीजीआई करता है, नहीं, सीजीआई से पहल करता है, बट अंतिम आदेश की ट्रांसफर हो चुका है या मोहर लगती है वो राष्ट्रपति की लगती है। मुझे लगता है इस मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका को लेकर जो भी प्रश्न है वो आपके यहां से अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग उठाने वाले हैं, अधिकरण। ठीक है, ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल क्या होता है, पहली चीज तो ये समझ लो। देखो क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतने सारे केसेस है ना, हर चीज के लिए नहीं अवेलेबल हो सकता। तो सरकार ने इनके बर्डन को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, पहले तो समझ लो इसको। दूसरी चीज ये है, देखो एक तो सबसे पहले तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें समझ लो ध्यान से, इसके बारे में कुछ चीजें समझ लो कि ये है क्या। देखो अधिकरण, पहली चीज तो ये है कि यह संविधान में इसका जिक्र है, संविधान में उल्लेख है इसका। ठीक है, और उल्लेख लाया कैसे गया संविधान में, संविधान में 42वां संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है ये स्टेटमेंट के फॉर्म में, कौन से संशोधन के माध्यम से इसको स्थानांतरित किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, ये वही संविधान संशोधन है जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किए गए थे। ठीक है, तो ये उस संविधान, उसके माध्यम से ये भी लाया गया था। क्या लाया गया था, अधिकरण के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, तो संविधान में उल्लेख है, और कौन से में है, 42वां संविधान संशोधन, क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, बोला क्या गया इसमें, इसके अंदर एक चीज बोली गई कि 2 अनुच्छेद जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। कौन कौन से, एक तो 323A, ठीक है, और दूसरा 323B। ठीक है, तो ये दो, इसके अंदर क्या जिक्र है, इसके अंदर जिक्र है कि भाई प्रशासनिक अधिकरण होंगे, प्रशासनिक अधिकरण बनाए जाएंगे। प्रशासनिक मतलब प्रशासन से संबंधित मुद्दों को वो देखेंगे। प्रशासन मतलब सिविल सेवा जो अधिकारी होते हैं उनसे जुड़े कोई विवाद हैं तो उनका निपटारा करेंगे ट्रिब्यूनल। और इधर अगर आप देखेंगे तो प्रशासन के अन्य मामलों के लिए, मतलब अन्य मामले प्रशासन के अलावा अन्य मामलों के लिए भी गठित कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए, संविधान में जिक्र है और कौन से अनुच्छेद ये जोड़े गए, पहली चीज यहां पर क्लियर हो गई। अब दूसरा, यहां पर देखो ये है क्या, इसको अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो क्या है, ये अर्ध न्यायिक प्रशासनिक निकाय। ठीक है, पहली वीडियो में समझाया भी था न्यायिक और अर्ध न्यायिक क्या होता है, अब दोबारा बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपको पता है, देखो जो कंप्लीटली न्यायिक नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, कंप्लीट न्यायिक संस्थान है, बट ये उससे कम है। ठीक है, अर्ध न्यायिक संस्थान है। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है, यह ना तो ये इसको कोर्ट माना जाता है, ये कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है, और ना ही यह है कार्यकारी निकाय। ठीक है, ना ही यह कार्यकारी निकाय है। तो ये चीज क्लियर हो गई, अगर स्टेटमेंट में आए तो सही कर देंगे, इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से लागू होता है, चलता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जो हैं उसके थ्रू ये चलता है, मतलब नेचुरल लॉ जो है ना उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देता है ये। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नियमों से बंधा हुआ नहीं है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, और पूछा भी है शायद पहले, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। दूसरी, इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं, ये तो आपको पता ही, अर्ध न्यायिक निकाय जो होते हैं उनके पास होती हैं सिविल कोर्ट की शक्तियां, मतलब किसी को उपस्थित होने के लिए कहना और वो सब चीजें, कोई रिपोर्ट मंगानी, तो वो सब चीजें ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया भाई। अधिकरणों को लेकर अगर कोई प्रश्न आता है तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको लेकर बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है। ट्रिब्यूनल को लेकर अगर प्रश्न आता है तो आप लोग इससे बाहर आपको चीजें नहीं मिलेंगी। अच्छा देखो, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को लेकर ना 2-3 चीज जो हैं, 2-3 मॉडल लाए गए थे। ठीक है, कुछ मंच लाए गए थे, कुछ इनिशिएटिव, कुछ पहलें थी। क्या थी, उनका नाम बस याद कर लो ताकि आपको पता रहे। एक तो था सुपेस।
ठीक है, सुपेश है ये। इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, न्यायालय में की दक्षता में, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक पोर्टल लाया गया था, जो कहीं ना कहीं पर आप एक सोचिए कि ऐसी चीज है कि न्यायालय को साक्ष्य वगैरह, जैसे न्यायाधीश होते हैं ना, जो जज होते हैं, उनको साक्ष्य वगैरह उपलब्ध करवाता है। और ये क्या है, ये ई पहले हैं, इलेक्ट्रॉनिक पहले हैं ये कुछ, ठीक है। न्यायालय, आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कितने सालों से इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हम लोग देखते रहे हैं। अब थोड़ा कोशिश की जा रही है कि डिजिटल बना दिया जाए चीज़ें, ठीक है। डिजिटल, उन्हीं डिजिटलीकरण का फायदा है ये चीज़ें बनाना। अब इसके अंदर कुछ ऐसे आपको सोचिए ई डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो हेल्प कर सकते हैं जजों को, है ना, तो वो डिजिटली रूप से सेव्ड रहेंगे चीज़ें, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पर कानूनों को एकत्रित करना है, कोई ऐसे तथ्य हैं उनको एकत्रित करना है, तो वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे हमेशा, किसी एक जज के लिए, अन्य जजों के लिए भी। तो सुपेश आप याद रख लेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो ई फॉर्म में वहाँ पर रहेंगे। एक और है सुवास, ठीक है, ये यू है, ठीक है, और ये वी है। तो सुवास पोर्टल एक और बनाया गया है। ये कुछ नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं ना, उसको स्थानीय भाषा में तब्दील कर देना, अनुवाद कर देना स्थानीय भाषा में, तभी पता लगेगा ना लोकल लोगों को। तो ये अनुवाद के लिए है, ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। एक तीसरा और है फास्टर प्रणाली, ये याद रखेंगे, ये पूछ सकता है यूपीएससी कि फास्टर प्रणाली न्यूज़ में रही है, किससे जुड़ी हुई है। तो ये न्यायपालिका का अगर आप देखेंगे तो जुड़ी हुई न्यायपालिका में सुधार से ही है, ठीक है। अगर प्रश्न इस तरह से आया तो आप इसको न्यायालय से जोड़कर बताएंगे। और इसका काम क्या है कि जैसे आपको पता है कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लो बेल दे दी, किसी को जमानत दे दी, लेकिन जेल को पता ही नहीं चल रहा है, जेल प्रशासन के पास पहुंची नहीं रिपोर्ट, ठीक है। आज मान लीजिए आज किसी को जमानत देने का आदेश दिया कि आज छोड़ दो इनको, लेकिन जेल प्रशासन के पास 3 दिन बाद पहुंच रहा है, 4 दिन बाद पहुंच रहा है, तो उसके, तो उस व्यक्ति के साथ तो ज्यादती हुई ना, 3-4 दिन उसको ज्यादा देर और रुकना पड़ा वहां पर जेल में। तो उसको जल्दी पहुंचाने के लिए, जल्दी उसके पास ऑर्डर पहुंच पाए जेल प्रशासन के पास, इसको लाया गया। किसको, फास्टर प्रणाली, मतलब फास्टर, याद रखिएगा इसको, ये पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तीनों अब आप लोग, मैं रिवाइज नहीं करूंगा, जिसको दिक्कत है वो भाई आराम से इसको देख ले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो एक चीज और यहां पर देखो, थोड़ा याद रखना प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वैवाहिक बलात्कार जो है, ठीक है, मैरिटल रेप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, अब एक चीज ध्यान से समझ लो, एक चीज को देख लो। देखो अब ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये क्या होता है। देखो जबरदस्ती, फोर्सफुली किसी के साथ आप जो है सेक्स नहीं कर सकते शादी के बाद भी, है ना। ये चीज़ वैसे तो नहीं होनी चाहिए, बट दिक्कत ये है कि भारत में इस चीज़ को अभी तक वैलिड ही माना जाता है। मतलब यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि केरल हाई कोर्ट ने ना एक बात बोली, केरल हाई कोर्ट ने ये बोला कि देखो अगर आपके साथ वैवाहिक बलात्कार हो रहा है, मतलब फोर्सफुली जो है आपके साथ सेक्स किया जा रहा है शादी के बाद भी, तो आप इस चीज़ को रख के तलाक ले सकती हैं, ठीक है। ये तलाक का एक वैध अधिकार है, वैध आधार है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, इसको लेकर तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये इसके बेस पे आपको तलाक तो मिल सकता है। पर इसके लिए ना अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने या सरकार ने दंड का प्रावधान नहीं किया है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं या ये क्वेश्चन अगर आए यूपीएससी में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्या भारत में वैवाहिक बलात्कार अपराध है, अपराध है, तो आप बोलेंगे नहीं है, ठीक है, इसको नहीं माना गया। इसका कारण भी है, पता है क्यों। जैसे एक चीज ये बोली गई कुछ व्यक्तियों का, अब आप समझ लीजिए, हालांकि ये रियलिटी किस हद तक है हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, बट विशेषज्ञ पता क्या बोलते हैं क्यों इसके मामले में, मतलब अब आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको लगता होगा देखो अपराध बना देना चाहिए, ये गलत बात है, किसी के साथ फोर्सफुली रेप नहीं होना चाहिए। शादी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप अभी भी उनका किसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं है। बट एक चीज सोचो, विशेषज्ञ ये बोलते हैं कि ठीक है चलो ये बात तो हम इसमें एग्री हैं, बट बंद कमरे में क्या हो रहा है इसको चेक कौन करेगा कि सच में फोर्सफुली किया गया, ये कौन चेक करेगा। हो सकता है कि भाई लेडी जो हैं वो गलत तरीके से इल्जाम लगा दे, और हो भी रहा है, आपको पता है कि जिस तरह से विवाह को दहेज प्रथा जो है, आपको पता है बहुत सारे केस उसमें वो होते हैं, फेक होते हैं। हालांकि देखो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके साथ समझौता तो नहीं किया जा सकता, बट आपको पता है ना वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो वही तरह से यहाँ पर फिर से केस बढ़ जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा कि फोर्सफुली किया है या नहीं किया है उसको जज करने वाला, क्योंकि ये देखो प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा ना। अब बंद कमरे में आप कोई कैमरा थोड़ी ना लगा दोगे चेक करने के लिए, या वहां से क्या क्या साक्ष्य एकत्रित करोगे आप लोग, ठीक है। तो इसको इसलिए अभी तक इस पर दंड का प्रावधान नहीं किया गया। मुझे सिर्फ आपको यह बताना है कि अगर स्टेटमेंट में यह पूछे क्या ये अपराध है
तो गलत हो जाएगा, ये अपराध नहीं है। ठीक है, इसको लेकर बिल्कुल क्लियर चीज़ें करनी है। ठीक है, कोई इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, बस इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बोला ये गया है कि देखो अगर महिला की उम्र, शादी अगर हो गई है 15 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है, 15 वर्ष से कम है तो फिर भी सोचा जा सकता है, 15 वर्ष से अगर ज़्यादा है तो पति पत्नी कुछ भी करें, इस मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे वो फोर्सफुली हो, कैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है चीज़ें इस तरह से। हालांकि थोड़ा र्यूड है इस मामले में, बट मैंने आपको चीज़ें बताई, कारण क्या है इसके पीछे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह आप देखेंगे पिछले, मैं कहता हूँ 20-25 सालों में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर किसी टॉपिक पर पूछे गए हैं, उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, 2 कानून है। ठीक है, एक है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ठीक है, और एक है आरपीए एक्ट, इसी को मतलब हिंदी में फिर से इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका एक है 1951। इनमें जो डिफरेंस है ना, ये यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछा है। ठीक है, ये देख लो, क्लियर कर लो, यहाँ से बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़, इसमें क्या क्या प्रावधान है, एक सेकेंड रुकेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला प्रावधान इसमें क्या है, देखो इधर आप देखेंगे ना, जो 1950 का अधिनियम है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, राज्य विधानसभा, इसमें जो है आप सोचिए सीटों का आवंटन जो है, ठीक है, सीटों का आवंटन दूसरा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, मैं बताता हूं प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, एक बार आप इसको समझ लीजिए। तीसरा इसमें प्रावधान है मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण। मतदाताओं की बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा, जो मत देने वाले हैं, मतदाताओं की योग्यता, जैसे हम कहते हैं ना 18 वर्ष से ज्यादा की आयु, वो इसी में है, योग्यता का निर्धारण प्लस मतदाता सूची, मतदाता सूची का निर्माण। ठीक है, ये जो प्रावधान है इस एक्ट में। अब यूपीएससी ने प्रश्न इस तरह से पूछे हैं, मतदाता की योग्यता का निर्धारण जो है वो आरपी एक्ट 1951 में किया गया, गलत, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है। लोकसभा राज्य विधानसभा की सीटों का आवंटन 1951 के एक्ट में किया गया है, बिल्कुल गलत है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन इसमें किया गया नहीं। ये चारों प्रावधान अगर आप देखेंगे, चारों आपको किसके एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं, 1950 का जो अधिनियम है इसके तहत किए गए हैं, ये भूलेंगे नहीं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। ठीक है, दूसरा इसमें क्या क्या है, फिर ये चारों तो इसमें हो गए, इसमें क्या क्या चीजें हैं समझ लो, ध्यान से देखो। चुनावों का संचालन जो है, ठीक है, चुनावों का संचालन कैसे चलेंगे, चुनाव होंगे कैसे, चुनाव संचालन इसमें है। ठीक है, चुनावों का संचालन इसमें। दूसरा इसमें क्या है, सदन की सदस्यता, अब आ गए यहां पर पॉलिटिकल लीडर, सदन की सदस्यता मेंबरशिप के लिए योग्यताएं प्लस अगर आप देखेंगे इसके लिए निहरता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, निर्हरता। ठीक है, सदन की सदस्यता के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यहां पर तो क्या था, मतदाताओं की, और यहां पर यह है पॉलिटिकल लीडर जो सदस्य बनने वाले हैं उनके लिए, इसका जिक्र है। तीसरा इसमें क्या प्रावधान है, ठीक है, और भ्रष्ट आचरण से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कहा गया है ना कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं, गलती से वोट नहीं दिलवा सकते हैं, है ना, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, ये सब प्रावधान किसमें किए गए हैं, 1951 के एक्ट में। ठीक है, भ्रष्ट आचरण से संबंधित और अन्य अपराधों से जुड़े हुए प्रावधान भी इसी में है। ठीक है, अपराधों से जुड़े, अगर आप फोकस मोटा मोटा देखेंगे ना, इसमें मतदाता पर ज्यादा फोकस है, या चुनाव का सीटों का आवंटन पर ज्यादा फोकस है। मतदाता इसमें भी है, मतदाता इसमें भी है। इधर आप देखेंगे तो सदन पर ज्यादा फोकस, सदस्यता, उनके भ्रष्ट आचरण, उन पर कोई अपराध है तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो चुनावों का संचालन याद रखेंगे, ये ज्यादा बार ऑप्शन में पूछा गया है। ठीक है, मुझे लगता है इसको लेकर अगर कोई प्रश्न अब आता है, अगर आप गलत करते हैं तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आगे चलते हैं भाई, जल्दी से चीजें देखते हैं। एक बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है डिलाइट आईएएस पर। ठीक है, इस प्रोग्राम को लेकर कई बच्चों को कंफ्यूजन भी रहती है, कई बार पूछते भी हैं। देखो क्या है, आपको पता होगा कि यूपीएससी में सबसे बड़ी जो कमी है ना वो मेंटोर की है।
है ना। कोई आपको पर्सनली मेंटोर कर दे, चीज़ें आपकी चेक कर ले, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, किस तरह से आपको, ये एक टारगेटेड प्रोग्राम है जिसमें आप कंप्लीटली मेरे अंडर प्रिपेयर करते हो। इसमें मैं आपको डेली वीकली टारगेट देता हूं, फिर उस टारगेट से आपसे प्रश्न हर संडे या जो भी आप एक दिन डिसाइड करेंगे उस दिन आपसे प्रॉपर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो प्रश्न जो हैं यूपीएससी के प्री और मेंस के लेवल के होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के लेवल के, और वो प्रश्न आप मुझे आंसर करेंगे। आपका बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन होती है, जिसमें हम लोग मान लीजिए पहले पॉलिटी उठाए तो पॉलिटी में हम सबसे पहले एनसीईआरटी करते हैं, कौन कौन सी एनसीईआरटी उसमें जरूरी हैं, फिर हम उसके बाद उसमें लक्ष्मीकांत करते हैं, फिर उसमें डीडी बसु के चैप्टर करते हैं, फिर उसमें सारे आर्टिकल्स होते हैं, प्लस 36 महीनों का करंट अफेयर। तो ये सब चीजें आपकी पॉलिटी में कवर होंगी। उसके बाद क्या छूटेगा, कुछ छूटेगा क्या? इसी तरह से फिर हिस्ट्री को, फिर ज्योग्राफी को, फिर इकोनॉमिक्स को, सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों के इस तरह से प्रिपेयर करवाता हूं। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं वो बिल्कुल बिना सोचे इसको ज्वाइन कर लें। अगर किसी बच्चे की तैयारी अच्छी है और वो 2023 में देना चाह रहा है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको उसके लिए भी वर्क करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन पे वर्क होगा, टारगेटेड अप्रोच होगी, आपकी चीजें इतने अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएंगी। अब देखो, आप करंट अफेयर देख रहे हो, है ना, चैनल पर भी लगभग 350 से ज़्यादा वीडियोज आ चुकी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जज करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, हर एक लाइन में मैं क्वेश्चन पे काम कर रहा हूं। तो आप अगर चाहो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपकी तैयारी में, मैं हर टाइम आपके पास अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ में जुड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ भी रहे हैं और कहीं ना कहीं पर कोशिश कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को यूपीएससी के लेवल पर ले जाएं। आपको यूपीएससी के लेवल की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको एक ऐसा ही मेंटोर चाहिए भी होता है, ठीक है। तो इस नंबर पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, इस नंबर पे आप लोग कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। इस नंबर पे कॉल करके आप इस चीज़ों को शुरू करा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, डिले मत करें। 24 में भी बहुत कम समय बचा है, ठीक है, अब 14-15 महीने बचे हैं, फिर आप तैयारी कर नहीं पाओगे। यूपीएससी के लिए 15-16 महीने या 18 महीने की तैयारी चाहिए। तो जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना हो तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देखते हैं भाई, जल्दी से अगला देखते हैं। देखो, दल बदल विरोधी कानून है, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। एक तो क्वेश्चन इस पे ज्यादा पूछता रहा है यूपीएससी की 10वीं अनुसूची किस पर केंद्रित है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है इसको लेकर, ठीक है। किस पर केंद्रित है? दल बदल कानून को लेकर केंद्रित है, ठीक है। अब इस कानून में ना प्रावधान क्या है ये थोड़ा अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसको लेकर थोड़ा अच्छे से चीजें क्लियर कर लो कि क्या क्या प्रावधान इसमें। बेसिकली पहले तो ये समझ लो कि दल बदल है क्या। अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, दल बदलू हो जाना, ठीक है। सिंपल सा एक मैं बिल्कुल लेमैन वर्ड्स में बताऊं तो ये है, ठीक है। अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में भाग चले जाना, इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब देखो ये हो गया। अब इसमें प्रावधान देखो, देखो इसको रोकना तो जरूरी है ना। अब दल बदल हो रहा है, आप जीत के किसी और पार्टी के बेस पे आए, फिर आप किसी और पार्टी में चले गए, तो इसको रोकना कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान ये है इसमें, देखो, कब निरअह होगा वो, कब उसको जो है निर्योग्य कर देंगे, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, कब। देखो पहली चीज तो ये है कि जब वो अपनी मर्जी से छोड़ दे, स्वेच्छा से परित्याग कर दे, ठीक है, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से परित्याग कर दे। एक तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर वो अपने दल की अनुमति लिए बिना, है ना, निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, ठीक है, सदन में कोई चीज हो रही है और पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है वो, ठीक है, और अनुमति भी नहीं ली है, निर्देशों के विरुद्ध मतदान, एक तो विरुद्ध मतदान कर दिया, प्लस इसमें आपको 15 दिन हो गए बट आपको माफी नहीं मिली है, आपके पास माफीनामा नहीं है सदस्य दल से, दल ने माफ कर दिया और फिर तो बात अलग है, बट माफी भी नहीं मिली है, तो फिर उसको हटा दिया जाएगा, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं पे उसकी चीजें खत्म हो जाती। तीसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव है, ठीक है, जीता तो वो था कि निर्दलीय चुनाव, कई होते हैं ना कि किसी भी दल में शामिल नहीं होते, अपनी तरफ से अलग से जीतते हैं वो, तो निर्दलीय जीता लेकिन बाद में जाकर वो किसी दल में शामिल हो गया, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया, तब भी उसको उठा लेंगे, तब भी बोलेंगे नहीं भी, आपकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, खत्म, ठीक है, वो निरर्ह घोषित कर दिया जाएगा, निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर निर्दलीय है तो। ध्यान से समझना, बेसिक मिनोरिटी माइनर सी चीजें हैं, इसमें थोड़ा समझना होगा आपको। दूसरी चीज ये है, मान लो कोई मनोनीत सदस्य है, कई होते हैं ना संसद में भी, उसमें लोकसभा में भी 2 हैं और उसमें भी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो उसमें और इवन विधानसभा में भी, तो ये मनोनीत सदस्य जो होते हैं, अगर तो ये मनोनीत जो सदस्य हैं, अगर ये
6 महीने की समाप्ति से पहले, अब मैं फिर कह रहा हूं 6 माह से पहले अगर हैं तब तो बच जाएंगे ये, अगर ये किसी दल में चले गए, ठीक है, नामित किए गए थे 6 माह पहले किसी दल में चले गए तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, निर्योग्य घोषित नहीं होंगे। बट अगर 6 माह के बाद जाते हैं तो इसका मतलब आप तब तक क्या कर रहे थे भाई, क्या सोच रहे थे, तो फिर उनको निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा, सदस्य उनकी खत्म हो जाएगी। निर्योग्यता का मतलब सीधा सा ये है सदन में सदस्य नहीं रहेंगे फिर वो, ठीक है। एक चीज यहां पर ये समझ लो। दूसरा, अब देखो कुछ छूट भी तो देनी जरूरी है ना, मतलब सबको थोड़ी ना निहर कर सकते हैं, तो कुछ छूट है। छूट मतलब 2/3 अगर सदस्य, अब दल में 2/3 सदस्य ही अलग जाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी मत उनकी अलग है, तो फिर तो मतलब पार्टी में बचा ही क्या, तो फिर उनको निहर घोषित सबको थोड़ी ना हटा देंगे, फिर निरह घोषित नहीं किया जाएगा, उससे छूट है उनको, अगर 2/3 सदस्य छोड़ देते हैं सदस्यता। और दूसरा, अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर वो लोकसभा के सभापति, ठीक है, या उपसभापति के फॉर्म में, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के फॉर्म में चुने जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं पे, या लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के फॉर्म में जाते हैं, तब भी उनको निर्णय घोषित नहीं किया जाएगा। उनको बोलेंगे ठीक है आप अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ सकते हो, फिर दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हो, उनको भी छूट दी गई है, ठीक है, उनको भी छूट दी गई है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले ना एक बार पहले ये भी प्रावधान था कि 1/3, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला 2/3, तो पहले था कि अगर 1/3 भी छोड़ के जा रहे हैं तब भी नहीं है, बट ये इसको हटा दिया गया, बाद में इसको हटा दिया गया कि ये सही नहीं है, और इसको हटाया गया था 91वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि नहीं ये चीज सही नहीं है, आप 1/3 का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये 2/3 वाला ही चलेगा, ठीक है, 2/3 जा रहे हैं तो उनको छूट दे दी जाती है, बाकियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी इसमें। दूसरी चीज, इसको लेकर जो निर्णय होगा पीठासीन अधिकारी करेगा, ठीक है, पीठासीन मतलब जैसे अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में सभापति होते हैं, तो ये अंतिम निर्णय करेगा। पहले ये प्रावधान था कि इनके निर्णय पर ना कोई प्रश्न नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि नहीं, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपका जो निर्णय है उसको हम क्या कर सकते हैं, समीक्षा, रिव्यू कर सकते हैं आपके निर्णय को और बदल भी सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रश्न में पूछी जा सकती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत चिढ़ा हुआ है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, इवन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको लेकर कई बार बोला है, वो ये है, जैसे पीठासीन अधिकारी के पास ना इस चीज को डिसाइड करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। किस चीज की समय सीमा, मतलब किसी को निर्योग्य घोषित करना है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंप्लेन गई है पीठासीन अधिकारी के पास, तो उनको कब तक उसको घोषित कर देना है, कब तक इनएलिजिबल कर देना है, ठीक है, निर्योग्य कब तक घोषित कर देना है, इसका कोई समय नहीं डिसाइड किया गया कानून में, ठीक है, जो 10वीं अनुसूची बनाई गई उसमें कोई कानून, उसमें इस चीज का जिक्र ही नहीं है, समय ही नहीं है। इससे सुप्रीम कोर्ट चिढ़ता है कि ये क्या बात हुई, अब जा तो टाइम फ्रेम रखो ना, जल्दी से जल्दी किसी, अब होता क्या है ना, मान लीजिए बीजेपी का कोई व्यक्ति है वो, ठीक है, बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ली, किसी भी, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, अगर कांग्रेस सत्ता में है तो मान लीजिए कांग्रेस का कोई व्यक्ति है, तो सरकारें डिले करती रहती हैं कि नहीं इसको निर्योग्य घोषित नहीं करवाना है, और आपको पता है पीठासीन अधिकारी थोड़ा सा सरकार के फेवर में वर्क करते ही हैं, उनके ही दल से होते हैं, तो डिले करते रहते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर आपको हटाना है तो जल्दी से निर्णय लो। और क्यों सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलता है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट जो ये समीक्षा कर सकता है ना, ये तभी कर सकता है जब लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय ले। अगर वो पेंडिंग में है, निर्णय ले ही नहीं रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तभी समीक्षा कर सकता है जब फाइनल डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष ले। बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, इस पे प्रश्न आता है, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। समय सीमा अगर पूछे है नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तब कर सकता है जब लोकसभा फाइनल डिसीजन ले। अंतिम अधिकारी कौन है, पीठासीन अधिकारी है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को, और ऊपर वाली चीजें आप लोग रिवाइज कर लेंगे, मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जल्दी से आगे चलते हैं भाई। कुछ और चीजें देखो, जैसे जैसे ईवीएम है, बहुत बार न्यूज में रहता है, ठीक है, ईवीएम मशीन जो है वो न्यूज में रहती है, इसको लेकर प्रश्न पूछ ले मान लो यूपीएससी, थोड़ा सा ना कई बार पेन दिक्कत करने लगता है ये, ठीक है। ईवीएम मशीन है जो, इसको लेकर प्रश्न देख लो क्या क्या बन सकता है। पहली चीज तो ये है क्या, ठीक है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल उपकरण है, ठीक है। पोर्टेबल मतलब कहीं पर लेकर जाया जा सकता है। आपको पता होगा कई बार ईवीएम मशीन्स लेकर जाते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने न्यूज में भी, तो वो मशीन्स होती हैं ये, ठीक है। इनको कुछ नहीं है, इनको चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, थोड़ा मॉडर्न बना दें, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। मतपत्र जो है वो बहुत टाइम लग जाता है उसको कैलकुलेट करने में, ठीक है। दूसरा, इस मशीन में ना 2 यूनिट्स होती हैं, समझ लो, ये इस पर प्रश्न बन सकता है, स्टेट में तो बना है कई बार। यूनिट्स जो होती हैं, एक यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट,
ठीक है, एक है कंट्रोल यूनिट और एक अगर आप देखेंगे यहां पर तो बैलेटिंग यूनिट है। ठीक है, बैलेटिंग यूनिट है। और एक इन दोनों यूनिट्स को ना एक केबल के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। इस पर इसको चलाने के लिए किसी बिजली की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैटरी चाहिए होती है, वो उससे इसकी बैटरी होती है इसके पास, उसी से चलती है ये। ठीक है, बिजली नहीं चाहिए इसके लिए मतलब। और दूसरी चीज ये है कि अब देखो इस पे प्रश्न कैसे बन सकता है। पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था इसका, पहली बार, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको लेकर क्लियर कर लो। पहली बार जो है केरल के पेरूर विधानसभा क्षेत्र में, पेरूर विधानसभा क्षेत्र में इसमें इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ठीक है, इसको इसको याद रखेंगे अच्छे से। और कब किया गया था, ईयर कौन सा था, 1982। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, अच्छे से आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो ईवीएम है इसमें अधिकतम कितने मत, 2000 मत इसमें कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अधिकतम कितने उम्मीदवारों के नाम इसमें दाखिल किए जा सकते हैं, 64। ठीक है, और इसमें नोटा भी शामिल होता है, नन ऑफ द अबव। नोटा होता है ना कि किसी को भी अधिकार देने का अधिकार, इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। 64 अधिक जो हैं उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक वीवीपैट भी आया है एक, ठीक है, कई जगहों पर आपको ये कुछ नहीं है, वेरीफाई करने के लिए है कि आपने जो मतदान दिया है वो सही व्यक्ति को मिला भी है या नहीं मिला है। ठीक है, मतलब कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है ईवीएम, क्योंकि आरोप लगाते रहते हैं ना बहुत सारे पार्टी जो हैं कि खास करके आम आदमी पार्टी की ईवीएम में घोटाला चल रहा है, तो उसको लेकर ये चीज़ें सही करने की जरूरत है। इसमें बस इतना याद रख लो कि इसमें क्या है, इसमें एक ना अलग से मशीन जुड़ी होती है जो सत्यापित करती है कि आपने जिसको वोट दिया है वो सही बंदे को मिला या नहीं। ठीक है, वोट डालने के बाद ना इसमें एक पर्ची छपती है और उस पर्ची पे किस किस का नाम होता है ये समझ लो। एक तो क्रमांक होगा उसमें, ठीक है, सीरियल नंबर होगा। दूसरी उसमें एक चीज ये समझ लो, ये पूछ सकता है प्री में, नाम होता है उसमें, और तीसरा उसमें चुनाव चिन्ह होता है। मतलब एक तो सीरियल नंबर होगा, ठीक है, दूसरा उस उम्मीदवार का नाम होगा, फिर उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होगा। ये तीन चीजों से छपी हुई पर्ची आपके सामने आएगी और लगभग लगभग कुछ ही सेकंड में, 7 सेकंड में ये पर्ची जो है वापस गायब हो जाती है, एक अलग पेटी में गिर जाती है। आपको सिर्फ 7 सेकंड मिलते हैं, आप देख लो अपना। ठीक है, सत्यापित कर लो चीज़ों को, बाद में इनको कैलकुलेट भी किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, अगर प्रश्न आता है तो गलत नहीं करेंगे भाई। ठीक है, जल्दी से बाकी चीज़ें देखते हैं, अगले टॉपिक देखते हैं। एक थोड़ा सा ये देख लो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ठीक है, मैं सिर्फ वही बातें कर रहा हूं जो पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तो आपको पता होना चाहिए, ये भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस हैं, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं या राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है ना, कुछ भी नहीं बोल दें वो, तो उसके लिए कुछ ये हैं। ठीक है, उनको क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, रेगुलेट करती हैं। ये हो गया, चलो। और उद्देश्य क्या है कि निष्पक्ष चुनाव हो भाई, इसलिए इसको रेगुलेशन जरूरी है। तो ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कब से लागू होती है ये। देखो, मान लो गुजरात में इलेक्शन की डेट आ रही है ना, जिस दिन डेट आएगी ना, जिस दिन डेट ये हो जाएगी घोषणा की तारीख से, इसको याद रख लो, घोषणा की तारीख से लागू हो जाती है ये। और कब तक लागू रहती है, जब तक परिणाम नहीं आ जाता है, परिणाम की तारीख तक। ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे बन सकता है, तो इसको अच्छे से लिख के रख लो कहीं पे भी, कहां से लागू होती है और कब तक रहती है। ठीक है, और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है ये। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई कानून नहीं बना है, अगर आप गलती करोगे तो कोई कानून लागू हो जाएगा, नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है, कमजोरी भी है। बोला जाता है कि इसको कानून का जामा पहला देना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कमजोरी। तो इस पे दो प्रश्न दो तरीके से अगर स्टेटमेंट में आता है तो आप लोग गलती नहीं करेंगे भाई इसको लेके। ठीक है, ये चीजें यहां पर पूरे अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। एक बच्चों इंपॉर्टेंट ना एक्ट है, आपको पता होगा, यूपीएससी इसके बारे में काफी ज्यादा ही उसका फेवरेट टॉपिक है, पेसा एक्ट जो है। ठीक है, 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं पंचायत उपबंध अधिनियम 1996। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। इसके अंतर्गत कुछ नहीं है, जो आपको पता है कि
5वीं अनुसूची है ना संविधान की, उसके अंदर जो शेड्यूल एरियाज जो हैं, है ना, जनजातियों से संबंधित जो क्षेत्र हैं, उनको कुछ छूट दी गई हैं, ठीक है। और ये जो एक्ट है ना, इसमें क्या है कि जैसे जो आपको पता है 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है, उसके प्रावधान जो है इन क्षेत्रों में अलग तरीके से लागू होते हैं, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। पंचायतों के प्रावधान किस तरीके से, क्योंकि ये अलग है ना, ये मैंने बताया समाज से कट के रहते हैं ये थोड़ा, इनके लिए अलग प्रावधान है इस कानून के तहत, ठीक है। पहली चीज ये याद रखो, इसको दलीप सिंह भूरिया समिति थी एक, इसकी सिफारिश के आधार पर निर्मित किया गया था 1996 में इस एक्ट को, ठीक है। पहली चीज तो ये याद रखो। दूसरी चीज इसमें ये है, और क्या था, जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण करना है, ठीक है। जनजातीय समुदाय जो हैं उनको थोड़ा एम्पावर करने के लिए इस चीज को लाया गया था कि उनके लिए पंचायत के प्रावधान किस तरह से लागू होंगे। एक चीज यहां पर ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है बच्चों, ध्यान से समझो, इसमें 10 राज्य जो हैं, ठीक है, जो 5वीं अनुसूची जो है उसमें कहां पे लागू होते हैं ये, 5वीं अनुसूची के जो 10 राज्य हैं ना, उन पर इसके प्रावधान लागू होते हैं। और 10 राज्यों के नाम अगर आप लोग देखना चाहो तो जल्दी से मैं बोल देता हूं, लिख लेना, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, याद नहीं हो सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको देखना है कि स्टेट पीएससी वगैरह के लिए तो देख लो। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक है। ये 10 राज्य हैं, इनमें जो हैं वो जनजातीय क्षेत्र हैं, उसमें पंचायती प्रावधान किस तरह से लागू होंगे उसके बारे में ये जिक्र है, ठीक है। उन क्षेत्रों में ये लागू होते हैं। और बेसिकली इसमें जो प्रश्न यूपीएससी पूछता रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसको दी गई है, ग्राम सभा को। इस बार भी प्रश्न था, पिछली बार भी था, उससे पिछली बार भी था, लगातार इस चीज पर प्रश्न पूछा गया है। इस एक्ट में सबसे ज्यादा पावर किसको दी गई है, ग्राम सभा को दी गई है। तभी तो ना, अब जनजातीय हैं उनमें हम लोग अपना थोड़ी ना ज्यादा पावर दिखाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की पावर होगी तो लोकल लोगों को पावर देनी है, ठीक है। ग्राम सभा लोकल लोगों से निर्मित होती है ना, जो वहां पे रहते हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा पावर वहां पर दी गई है। एक चीज याद रखना, इसमें प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकता है, पंचायती राज मंत्रालय जो है, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय जो है इसमें नोडल निकाय है। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि प्रावधान, अब देखिए मैंने आपको बोला कि इसमें ग्राम सभा को जो है ना वो पावर दी गई है, तो ग्राम सभा के क्या इसमें अगर आप देखेंगे, ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सभा, इसकी शक्तियां क्या है इसमें, एक दो देख लो बस, जो जिस पे प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी। एक तो ये है कि जैसे गौण खनिज है, एक तो प्रमुख खनिज होते हैं, ठीक है, एक होते हैं गौण खनिज, छोटे मोटे खनिज, उन खनिजों के लिए अनुमति देने का अधिकार है किसको, ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो है अपने लेवल पर अधिकार दे सकती है उस क्षेत्र में, अगर गौण खनिज है उनका दोहन करना है तो इससे अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो वन उपज होती है उस क्षेत्र में, उसके स्वामित्व के लेकर को भी जो चीजें हैं उसका अधिकार किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अगर पूछ ले यूपीएससी तो आपको इसमें गलती नहीं करनी है, गौण खनिज को लेकर और वन उपज को लेकर, ठीक है। अन्य अधिकार भी हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण या वहां पर कोई हस्तांतरण होना है, भूमि का हस्तांतरण होना है, तो ये परामर्श करती है ये बॉडी, ठीक है, ये परामर्श करती है, इससे परामर्श लेना जरूरी है, ठीक है। ये कुछ कुछ अधिकार हैं जो चीजें कहीं ना कहीं पर इसमें दी गई हैं। तो ये आप प्रश्न में गलती नहीं करेंगे भाई, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, ग्राम सभा बस याद रखिएगा, इस मैटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसी पर प्रश्न यूपीएससी ने कई बार पूछा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं चीजें क्या हैं। देखो आगे एक और है अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम। यूपीएससी के ना फेवरेट रहते हैं ये चीजें, क्योंकि इस पे प्रश्न बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं ना, इसलिए यूपीएससी ज़्यादा पूछता है इस पे, ठीक है। 2006 का एक्ट है, वन अधिकार अधिनियम कहते हैं इसको, ठीक है। वैसे इसका जो पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम बोला जाता है इसको, अनुसूचित जातियों से संबंधित है, बट इसको जो फेमस इसका नाम है, इसको वन अधिकार अधिनियम कहते हैं। 2006 का ये एक्ट है, ठीक है। और इसमें अब आप देखो वन अधिकार है तो इसमें क्या होगा, पहली चीज तो ये है कि इसमें जो शेड्यूल आप देखेंगे, जो अनुसूचित जनजातियां हैं ना, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जो वहां पर रहने वाले वनवासी हैं, उनके अधिकारों की ये बात करता है, ठीक है। और अधिकार और आजीविका, ठीक है, अधिकार और आजीविका को मान्यता देता है, जनजातियों के,
ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में फिर से कह रहा हूँ, एसटी लिख रहा हूँ यहाँ पर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों और आजीविका को मान्यता देता है। पहली चीज तो ये है, ये 2006 का अधिनियम जो है। खुद सोचो ना, इतने सालों से वो उन्हीं जंगलों में रह रहे हैं, उन जंगलों में रह रहे हैं, तो उनके अधिकार नहीं होने चाहिए क्या वहां पर? ठीक है। अब क्या हुआ, देश में विकास के नाम पर जंगलों को काटा जाने लगा, उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं पर क्या किया जाने लगा, हनन किया जाने लगा, जबकि वो वहां पर सदियों से रहते आए हैं, तो उनको अधिकार मिलने चाहिए ना, इसीलिए ये कानून लाया गया। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम किसके लिए है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है। और क्या है, उनके अधिकार और आजीविकाओं को मान्यता देता है। तीसरी चीज यहां पर समझो, ध्यान से समझो, अगर प्रश्न में ये पूछे क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देता है या सामुदायिक को, तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों अधिकारों की बात करता है, दोनों की। ठीक है। इसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत भी हैं और सामुदायिक अधिकार भी हैं। ठीक है। और एक प्रश्न जो पूछा गया था, अधिकतम 4 हेक्टेयर तक भूमि का स्वामित्व जो है, भूमि के स्वामित्व का अधिकार देता है, भूमि स्वामित्व का अधिकार। ये प्रश्न में पूछा भी गया है, इसको याद रख लीजिएगा। अधिकतम 4 हेक्टेयर है ये। ठीक है। मैक्सिमम इतना दे सकते हैं। ठीक है। बाकी उपयोग का अधिकार है कि अपने वहाँ के जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अगर उनका वहाँ पर अवैध निष्कासन होता है, ठीक है, इलीगल रूप से उनको हटाया जाता है, तो एक तो उनको कहीं ना कहीं पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी, प्लस उनको पुनर्वास कहाँ पर रखना है, इस तरह के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं इसके तहत। और अगर मैं आपसे फिर से पूछ दूं कि इसमें सबसे पावरफुल बॉडी कौन है, ठीक है, तो इसमें फिर से आ जाएगी कौन? मैंने जैसे पिछले एक्ट में बताया, इसमें भी ग्राम सभा है। ठीक है। ग्राम सभा ही डिसाइड करती है अधिकारों के बारे में, सारी चीजें जो हैं, इससे जुड़े हुई चीजें ये है। और इनसे जुड़ी प्रक्रिया जो आरंभ करता है वो, कि किसको अधिकार देने हैं, कौन से व्यक्तिगत अधिकार देने हैं, कौन से सामुदायिक अधिकार हैं, वो ग्राम सभा ही शुरू करती है। इसको लेकर भाई गलती नहीं करेंगे, जो जो चीजें मैंने इसमें आपको बताई हैं, इसमें प्रश्न बन जाता है। इसी एक्ट में ना एक कॉन्सेप्ट है 1 ग्राम का, ये पूछ सकता है यूपीएससी। ठीक है। 1 ग्राम का कॉन्सेप्ट है इसी एक्ट में। और ये क्या है, ध्यान से समझ लो, ये वे बस्तियां हैं जो किसी राज्य सरकार, समझ लो यहाँ पे, राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए वनों के अंदर स्थापित की जाती हैं। ठीक है। एक तो स्थापित कौन करता है? राज्य सरकार। दूसरी चीज वानिकी कार्य, ठीक है, वानिकी कार्यों के लिए, वानिकी मतलब पेड़ वगैरह लगाना, वानिकी कार्यों के लिए, और वनों के अंतर्गत, वनों के अंदर ही है। अब यहां पर पूछ लेगा वनों के बाहर, गलत हो जाएगा। वनों के अंदर जो है, वनों के अंदर ही इसको स्थापित किया जाता है, किसको? 1 ग्राम को। और कौन बनाता है? राज्य सरकार। जिन्हें वन आरक्षण के माध्यम से, वन आरक्षण से माध्यम से 1 ग्रामों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। 1 ग्राम को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा भाई, इसको गलती नहीं करनी है। ठीक है। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। देखो, एक ना किशोर न्याय अधिनियम आया था, ठीक है, 2021 में संशोधन किया गया था। इसमें लिख देता हूं यहां पर, एक किशोर न्याय अधिनियम था 2015। उसमें संशोधन करने के लिए, 2015 में संशोधन करने के लिए, इस एक्ट में संशोधन के लिए एक संशोधन अधिनियम लाया गया, किसमें? 2021 में। ठीक है। इसमें 2-3 चीजें की गई, बस वो समझ लो, प्रश्न बनेगा तो उस पर बनेगा, बस ये चीज समझ लो। देखो, पहले क्या था, ये जो 15 का एक्ट है ना, इसमें क्या था, ज्यादातर पावर किसके पास थी? सिविल कोर्ट्स के पास। ठीक है। सिविल कोर्ट जो होते हैं, जैसे आपको पता होगा सेशन कोर्ट्स वगैरह, इनके पास थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया 2021 में, इस तरह के आदेश, जैसे मान लो गोद लेना है आपको किसी बच्चे को, ठीक है, पहले पावर इस तरह से था कि भाई सिविल कोर्ट ज्यादा पावर रखता। अब क्या है कि डीएम वगैरह जो है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह जो हैं, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम जो हैं, वो इसको लेकर आदेश जारी कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, ठीक है, डीएम को पावरफुल बना दिया गया। बस इतना याद रख लो कि डीएम को ज्यादा पावर इसमें दी गई। ठीक है। पहले क्या होता था कि इसमें ना जो डिसाइड करता था, बाल कल्याण समिति थी, बाल कल्याण जो समिति थी, वो कहीं ना कहीं पर जो डिसीजन वो देती थी, जो निर्णय देती थी, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं थी। अब ये है कि डीएम ने ये जो आदेश दिया, इसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हो। कहाँ? डिविजनल कमिश्नर जो है, संभागीय आयुक्त बोलते हैं उसको, संभागीय आयुक्त, इसके पास अपील कर सकते हो। और लगभग जो है 4 सप्ताह के भीतर में उसका निपटारा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी समझ लो कि अब अपील का कॉन्सेप्ट लाया गया है, अपील कर सकते हो अब आप।
पहले अपील का नहीं था। यहाँ पर ये समझ में आ गई चीज़ें आपको। पहले क्या था कि 7 वर्ष से जो कम के इस मैटर में, इस कानून में 7 वर्ष से जो कम है सजा है, मामले हैं जो 7 वर्ष, मान लो किशोर ने कोई वो दिया, मान लो आपको पता है ना जो माइनर होते हैं 18 वर्ष से कम वाले आयु वाले, अगर उन्होंने 7 वर्ष से कम है, मान लो कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें सजा जो है 7 वर्ष से कम है, तो पहले ये होता था कि भाई उसका जो केस चल रहा है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है, और 7 वर्ष से ज़्यादा वाला जो केस था वो बाल न्यायालय में चल रहा है। किस में चल रहा है? बाल न्यायालय में, बाल न्यायालय में। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि नहीं, अब ये सब चीजें नहीं होंगी कि कम ज्यादा कुछ नहीं, सारे केस किस में चला जाएंगे? बाल न्यायालय में। ठीक है, तो बाल न्यायालय को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। एक छोटी सी चीज और समझ लो, एक छोटी सी चीज और समझ लो। पहले क्या था ना, इसको ये था संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल बोलते हैं इसको। संज्ञेय मतलब कि इसमें आपको ना वारंट नहीं चाहिए, गिरफ्तारी कर सकते हो आप, केस बना, वारंट की जरूरत नहीं है, आप जाके गिरफ्तारी करो। मैं अगर ये लिखूं बिना वारंट के गिरफ्तारी, ठीक है, पहले ये था, अब बोला नहीं नहीं ये चीज नहीं है, अब इसको असंज्ञेय बना दिया गया, नॉन कॉग्निजेबल अपराध बना गया। असंज्ञेय मतलब पहले आप वारंट लो भाई, फिर गिरफ्तारी करना बच्चे की, वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा भाई चीजें। पहले वारंट के बिना भी गिरफ्तारी हो जाती थी, अब बस ये 3-4 चीजें हैं। ठीक है, डीएम को पावरफुल बनाया गया, अपील का अधिकार दे दिया गया, बाल न्यायालय को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया, और प्लस असंज्ञेय कर दिया। अब पहले वारंट लेना पड़ेगा, फिर किसी बच्चे को आप गिरफ्तार कर सकते हो, ऐसे नहीं। ठीक है, ये चीजें अगर प्रश्न पूछ ले यूपीएससी, गलती नहीं होगी। बहुत बड़े बड़े आप चीजें देखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप देख लीजिएगा बहुत सारी वीडियोज, या जहां पर ये पीआईबी वगैरह में ये एक्ट दे रखे हैं, आपको समझने तक में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बट चीज़ें मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के पास अवेलेबल करवा रहा हूं। अब आगे देखो बच्चों, 2-3 बॉडी हैं, उसको अच्छे से समझ लो। देखो, एक है सीबीआई, ठीक है, एक है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, ये प्रवर्तन निदेशालय, ये तो आपको पता ही है, इसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सीबीआई के बारे में तो आप लोग सब अच्छे से जानते ही हैं। अब देखो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, नाम इसका भूलना नहीं है। अब देखो इसका क्या था, इन दोनों जो ये हैं, इनके जो निदेशक हैं, इनका जो कार्यकाल था वो सरकार ने ना 2 वर्ष से बढ़ाकर क्या किया था, 5 साल कर दिया था। एक सेकेंड, थोड़ा 2 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तब ये न्यूज में था, 2 वर्ष से 5 साल कर दिया गया। 2 साल वैसे इनका होता है डायरेक्टर का, लेकिन ये वो तो न्यूज थी। अब इन दोनों के बारे में समझ लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो क्या, अगर मैं आपसे पूछूं क्या सीबीआई विधिक निकाय है, ये बताया भी था शायद किसी वीडियो में, नहीं। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ये विधिक निकाय नहीं है। ये जो अपनी पावर्स है वो लेती है 1946 का एक अधिनियम है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। ठीक है ना, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, दिल्ली पुलिस का, उससे ये अपनी शक्तियां हासिल करती है। ठीक है, तो मतलब खुद का कोई कानून नहीं है, खुद का कानून नहीं है। अगर खुद का कानून नहीं तभी तो विधिक संस्था नहीं है ना, अगर खुद के कानून से निर्मित होती तब ये क्या होती, ये विधिक संस्था होती। तो दिल्ली के इस कानून से इसको पावर मिलती है, एक चीज ये। दूसरा, किस मंत्रालय के तहत है, तो कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय। ठीक है, लोक शिकायत या पेंशन विभाग में बोलते हैं इसको, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, ये इस मंत्रालय के तहत काम करती है। कंफ्यूज मत होना कि होम मिनिस्ट्री के अंतर है, नहीं है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती है सीबीआई, पहली चीज। उसके अलावा देखो भाई, इसकी स्थापना कब, एक तो याद रखो संथानम समिति आई थी, उसके आधार पर, उसकी सिफारिश के आधार पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये समिति कब आई थी, संथानम समिति 1962 से 1964 के बीच में बनाई गई थी, भ्रष्टाचार को लेकर सिफारिश करने के लिए कि कैसे नियंत्रित किया जाए, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए थी। ठीक है, संथानम समिति के आधार पर ही सीवीसी को एस्टेब्लिश किया गया था, और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर किसको, सीबीआई को एस्टेब्लिश किया गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक यहां पर यह चीज भी समझ लो कि भारत में इंटरपोल जो है, आपको पता होगा, ये अंतरराष्ट्रीय पुलिस के लिए कानूनी जांच इकाई एक बॉडी है। ठीक है, एक इकाई है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस की चीजें देखती है। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है जो किसी अन्य देश में भाग गया है, उसके बारे में चीजें या जांच पड़ताल करने के लिए इंटरपोल है। अब इंटरपोल की भारत में कानूनी इकाई कौन सा, मतलब किससे बात करेगा वो भारत में, अगर किसी व्यक्ति को पकड़ना है या कोई इंफॉर्मेशन है, सीबीआई है। समझ गए, नोडल पुलिस एजेंसी अगर कोई है भारत में इंटरपोल के लिए तो वो सीबीआई है।
ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीबीआई के बारे में अच्छे से याद रखनी है, इसको लेकर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर और समझ लो, यहाँ पर और समझ लो, देखो आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि सीबीआई जो है क्या करती है, भ्रष्टाचार के मामले वगैरह वैसे तो आजकल हर मैटर दे देते हैं सीबीआई को, बट मेनली ये बनाई गई थी करप्शन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मैटर है उसमें कर रही है, वो तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर राज्य का कोई मैटर है, ठीक है, राज्य में कोई जांच करनी है सीबीआई को, तो राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, ठीक है। राज्य में जांच के लिए राज्य की अनुमति जरूरी है, जरूरी है अनुमति, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, अनुमति सहमति चाहिए। बट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मैटर पर सीबीआई को लगाता है तो, और वो मैटर चाहे वो राज्य का ही क्यों ना हो, तो सीबीआई की अनुमति की जरूरत नहीं है, मतलब राज्य की अनुमति नहीं चाहिए उसमें। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही भेज देते हैं, तब राज्य की अनुमति नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है किसी एक्ट में मतलब राज्य से जांच करवाना, या राज्य का कोई मैटर है उसमें इंटरफेयर करके जांच करवाना, तो फिर राज्य की अनुमति चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसको लेकर सहमति चाहिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सीबीआई का जो निदेशक होता है, ठीक है, एक चीज याद रखो, इसकी जो नियुक्ति है ये एक समिति की सिफारिश पर होती है, ठीक है, एक समिति की सिफारिश पर होती है। और इसका जो जिक्र है ना कि किस कैसे होगी, ये लोकपाल अधिनियम में है, लोकपाल अधिनियम 2013 है, इसमें जिक्र है इसका। और कौन सी समिति है, उस समिति में कौन कौन होते हैं, एक तो पीएम होते हैं, ठीक है, एक पीएम होते हैं, एक लोकसभा में, किसमें, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, और एक होते हैं सीजेआई या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश, ठीक है, नामित न्यायाधीश। ये तीन व्यक्ति याद रखेंगे आप, पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सीजीआई या नामित न्यायाधीश, इनके सिफारिश के आधार पर किसकी नियुक्ति होती है, सीबीआई के निदेशक की। गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ईडी देख लो आप, सीबीआई के फॉर्म में मेरे से ईडीआई निकल गया, ईडी प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये है क्या, ये कानून प्रवर्तन इकाई है, इन्फोर्समेंट इकाई है, ये एजेंसी है जो क्या करती है, इसको आर्थिक खुफिया इकाई भी कहते हैं, ठीक है। कोई आर्थिक मैटर है ना, आर्थिक मैटर है, उसके मामले में जांच करने के लिए ये एक इकाई है, पहले तो ये याद रखोगे। दूसरा, जैसे आर्थिक अपराध होते हैं ना, अब सीबीआई हर चीज तो नहीं कर सकती ना, इकोनॉमिक मान लीजिए कोई क्राइम हो गया है तो उसको लेके कौन इन्फोर्स, आपने देखा होगा बहुत बार बोल देते हैं कि ईडी अब जांच करेगी, तो ईडी क्या करती है, वही चीजें करती है, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था, विदेशी मुद्रा अधिनियम अधिनियम है एक, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947, इसके तहत इसका गठन किया गया था। तो अगर मैं कहूं कि ये कानूनी इकाई है, बिल्कुल कानूनी इकाई है, ठीक है, इसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले 1956 में इसे प्रवर्तन इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, फिर बाद में 1957 में इसका नाम जो है ईडी कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी ये किसके तहत है, ये प्रश्न बन सकता है सबसे ज्यादा। पहला मंत्रालय आप देखेंगे तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत है, वित्त मंत्रालय के तहत है, और उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो राजस्व विभाग के तहत है, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत है ईडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ठीक है। प्रश्न बन सकता है किसके तहत है, इन्फोर्समेंट निदेशालय जो है, डायरेक्टरेट जो है, किसके तहत है ये। और दूसरा, ये कौन से दो कानून, ये देखो ईडी की जिक्र कर रहा हूं, यहाँ पे सीबीआई मत कर लेना, यहाँ पर देखो दो कानून इसको ये करती है, एक तो फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है फेमा, और दूसरा एक है पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। इन दोनों, ये 1999 का अधिनियम है और ये जो है ये 2002 का अधिनियम है, ठीक है। इन दोनों अधिनियम के तहत कोई भी मैटर आएगा तो कौन देखेगा, ईडी देखेगा, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने खोल कर रख दी है, जिनको दिक्कत है भाई वो रिवाइज कर लेंगे इससे, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें याद रखो जो पूछा जा सकता है। देखो एक है मैसूर घोषणा पत्र, ठीक है, मैसूर घोषणा पत्र जो है, इसके तहत ये है, ये किससे, पहली चीज तो ये याद रखो, ये पंचायतों द्वारा, ठीक है, पंचायतों द्वारा सेवा वितरण, सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, सेवा वितरण, इससे संबंधित है, ठीक है। मैं अगर सीधा बोलूं ना आपको तो ये गवर्नेंस से संबंधित है, शासन से संबंधित है, ठीक है, बेहतरीन करने के लिए। और दूसरा अगर आप ये देखेंगे तो नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देता है। ये तो पंचायतों से रिलेटेड, बस इतना याद रख लेना, ये यूपीएससी कुछ और उलझा दे कि इससे जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है,
नहीं, ये सेवा वितरण से जरूर जुड़ा हुआ है, सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, इसको बस इतना ही याद रखो इसको लेकर, और कोई चीज़ आपको इसमें याद नहीं रखनी है। ठीक है, एक आता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। मैं कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूं, आप, मैं चाहता हूं छोटी से छोटी चीज़ें भी आप लोगों की कवर हो जाएं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, भारत में ही आता है ये। तो इसका जो है अगर आप देखेंगे तो इसको जारी कौन करता है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। ठीक है, लोक शिकायत विभाग द्वारा ये करवाया जाता है, ये याद रख लेना बस इतना। इतना इसमें से अगर पूछेगा प्रश्न तो सिर्फ इतना पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला यूपीएससी। ठीक है, एक बच्चों और देख लेना, इंटरनेशनल एक है बर्लिन घोषणा पत्र। ठीक है, बर्लिन घोषणा पत्र है एक, इसका थोड़ा सा और अच्छे से मान लो प्रीलिम्स में पूछ ले यूपीएससी, तो किससे जुड़ा हुआ है ये? डिजिटल समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर अगर आप ये बोल दो मूल्य आधारित डिजिटल सरकार, वैल्यू बेस्ड वो डिजिटल गवर्नमेंट। ठीक है, मूल्य आधारित डिजिटल गवर्नमेंट, बस डिजिटल वर्ड याद रख लेना, अगर प्रश्न में आएगा तो आप कर लोगे। डिजिटल सरकार, इससे संबंधित है ये। बेसिकली ये यूरोप में बनाया गया है, तो यूपीएससी पूछता है, यूरोपियन यूनियन से संबंधित कुछ घोषणा पत्र होता है ना, तो यूपीएससी जरूर पूछता है। तो इस डायरेक्शन में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भारत का ही है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, गलती नहीं करेंगे भाई, बर्लिन घोषणा पत्र अगर आ जाए किससे संबंधित है तो गलत नहीं करेंगे प्रश्न, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। आगे देखते हैं भाई, एक बस छोटा सा याद रख लो एक चीज और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है, डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पर। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूं, सरकारी खरीद पर डब्ल्यूटीओ जो समझौता जो है, डब्ल्यूटीओ का समझौता है। ठीक है, अब आपको पता ही है ये बेसिकली क्या है कि सरकार, जैसे हम लोग पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते हैं ना, सरकार खरीदती है पैसे, मतलब राशन खरीद लेती है किसानों से, फिर उसके बाद में उसको भंडारित करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर बाद में जाकर आगे उसको आवंटित करता है चीज़ों को, किसके लिए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाने के लिए, है ना, सब्सिडी के फॉर्म में। उस तरह से जुड़ो। अब भारत इसमें भागीदार नहीं है, बस इतना याद रख लो, भारत पक्षकार नहीं है इसमें। ठीक है, अगर पूछे भारत किसी में, क्योंकि डब्ल्यूटीओ यूपीएससी का फेवरेट रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या भारत इसमें शामिल है? सरकारी खरीद पर डब्ल्यूटीओ के समझौते में शामिल नहीं है। बस ये गलती नहीं करेंगे, बस इतना भी याद रख लो तो भी बहुत है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की थी लोकपाल अधिनियम की, है ना, तो बस इसमें कुछ कुछ चीज़ें देख लो। जैसे लोकपाल अधिनियम है, ठीक है, लोकपाल अधिनियम है 2013 का, इसकी कुछ चीज़ें देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न पूछ सकता है। पहले तो बस इतना याद रख लो, आपको पता है ये क्या है? जांच करने के लिए है। मान लो कोई मैटर आ गया किसी के खिलाफ, तो इसमें पहला प्रश्न ये पूछेगा क्या पीएम तक का दायरा है क्या इसका? पीएम के विरुद्ध कोई मैटर है तो क्या कर सकता है लोकपाल? बिल्कुल हाँ, कर सकता है। पीएम को भी इसमें शामिल किया गया है। ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, तो इसको याद रख लो। दूसरी चीज ये है, देखो इसमें लोकपाल क्या है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा प्लस 8 सदस्य होंगे। ठीक है, 8 सदस्यों में आप सोचो 4 तो न्यायिक ही हैं, ठीक है, और 4 न्यायिक हैं, और 4 जो हैं बाकी 4 वो होंगे, एक तो जैसे मान लो आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, भूलने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ एक समझो, जो ये 8 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? कौन नियुक्ति करेगा इनकी नियुक्ति करेगी एक समिति करेगी। ठीक है, मतलब एक समिति सिफारिश करेगी, अंतिम नियुक्ति तो फिर से राष्ट्रपति का नाम आएगा। ठीक है, अंतिम नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, बट इस नियुक्ति को लेकर सिफारिश कौन करेगी? ये एक समिति करेगी। इस समिति में सदस्य कौन होंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है, चयन समिति बोलते हैं। इसमें कौन कौन होंगे अब देख लो, 5 लोग होंगे इसमें, ध्यान से समझो। पहले पीएम, ठीक है, दूसरे अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, तीसरे होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता। चौथे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, और 5वां जो है मान लीजिए आप, इन चारों जो मिलकर जो हैं किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, मनोनीत करेंगे प्रतिष्ठित न्यायविद को। ऊपर के चारों मिलकर किसी एक को नियुक्त करेंगे प्रतिष्ठित न्यायविद, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कानून का ज्ञान हो।
ठीक है, ये 5 व्यक्ति जो हैं मिलकर किसकी करेंगे सिफारिश, इन 8 नामों की, और इसकी अंतिम नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना समझ लो, प्रश्न आएगा तो गलती नहीं करोगे। एक यहां पर और देख लो, हैदराबाद घोषणा पत्र, एक और बस ये इतना याद देख लो, हैदराबाद घोषणा पत्र, ये जो है आप देखेंगे तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, ई शासन से संबंधित है। ज़्यादातर इस तरह भारत के जो घोषणा पत्र है ना वो शासन से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है, गवर्नेंस का सेगमेंट होता है उनमें। गलती नहीं करेंगे भाई, ये याद रखेंगे तीनों चारों चीज़ें। एक और देख लो जल्दी से, आपको पता है मैंने शायद बताया भी था पहले, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन इशू करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, जर्मनी की एक संस्था है ये, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है, ये करती कैसे है, जैसे मान लो जीरो पे जो होगा ये क्या करती है, जीरो से 100 का पैमाना लेती है, और जीरो यूपीएससी उल्टा कर सकता है ना कि जीरो से 100 तो है, बट यहां पर क्या लिखेगा, जीरो जो है इसका मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्ट, अत्यधिक भ्रष्ट, और इस पे जो है सबसे बेस्ट, जीरो भ्रष्टाचार मतलब शून्य भ्रष्टाचार। तो यूपीएससी उल्टा कर सकता है, यूपीएससी बोलेगा जीरो का मतलब ये है कि शून्य भ्रष्टाचार है, 100 का मतलब है अत्यधिक भ्रष्टाचार, नहीं, गलत हो जाएगा। जीरो का मतलब ये है ये कंट्री जो है अत्यधिक भ्रष्ट है, ये देश अत्यधिक भ्रष्टाचार है इसमें, और 100 का अगर किसी को नंबर मिल रहा है इसका मतलब वहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर जो है यूरोपीय कंट्री जो इसमें डेनमार्क वगैरह न्यूजीलैंड वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर भाई क्लियर हो गई। एक वर्ड याद रखिएगा, थ्रॉटलिंग, ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा, अगर पूछ ले यूपीएससी कि ये कई बार न्यूज में रहता है क्या। ये देखो इंटरनेट की स्पीड को ना कई बार सरकार क्या कर सकती है कि जैसे मान लो इंटरनेट पूरा ना बंद करे, शट डाउन ना करे, बट इंटरनेट की स्पीड जो है वो क्या करे, 2G कर दे कम करके, ठीक है, तो फिर क्या ही उसमें चला लेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो थ्रॉटलिंग याद रखेंगे, इसका मतलब होता है इंटरनेट की स्पीड को कम करके 2G तक ले आना, ठीक है, इसमें आप गलती नहीं करेंगे भाई। एक कॉन्सेप्ट और बच्चा है बच्चों, जल्दी से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा ना आजकल जुडिशियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, न्यायिक चीज़ें पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी बहुत बार पूछी गई। एक होता है वैधानिक जमानत, वैधानिक जमानत, स्टेचुरी बेल बोलते हैं इसको, ठीक है, वैधानिक। अच्छा ये क्या है, देखो बच्चों ये एक चीज़ ये है, जब मान लो किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत का मान लो समय लिया गया, ठीक है, कुछ चीज़ों में 60 दिन का होता है कि आपको जांच कर लो, पुलिस को बोल दिया जाता है आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हो, हिरासत में रख लो, और उसको 60 दिन में उससे क्या कर लो, पूछताछ कर लो, जांच कर लो, ठीक है। मान लो इस दौरान में चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है, समय मांगा पुलिस ने 60 दिन, बट उसमें हुआ नहीं, तो फिर उसको वैधानिक जमानत के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कि आप मुझे छोड़ दो, इनसे जांच नहीं हो पा रही है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कई मैटर में 80 दिन भी, 180 दिन तक भी जांच की जाती है, कई मैटर ऐसे भी होते हैं, तो फिर इसके बाद वो वैधानिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पहली चीज़ ये आप समझ लो। दूसरा ये है कि ये किसके अंदर प्रावधान है, इसका सीआरपीसी के अंदर प्रावधान है, ठीक है, मैंने आपको आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बताया था, ठीक है, इसमें प्रक्रिया होती है, इसमें बेसिकली उसमें कानूनों का परिभाषित किया गया है। अब ये आप समझ लो, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये देख रहे हैं ना तो दो चीज़ें और देख लो अच्छे से, एक बोलते हैं फरलो, एक होता है पैरोल, ठीक है, न्यायिक टर्म्स है ये, मतलब जो कैदी हैं उनके लिए कुछ राहत के प्रावधान है इसमें किए गए हैं। फरलो क्या है पहले इसको समझ लो थोड़ा सा, ये दोनों जो है ना कारागार अधिनियम 1894 इसके तहत इनका प्रावधान है, दोनों का ही, किसका, इसका भी और इसका भी, पैरोल का भी, ठीक है, दोनों। एक थोड़ी सी क्या है इसमें, अस्थायी रिहाई देते हैं, क्या देते हैं, अस्थायी रिहाई, छोड़ देना चाहिए ना कुछ देर के लिए कैदियों को भी, वो चीज़ है इसमें। तो इसमें क्या है देखो, पहली चीज़ तो ये है कि पैरोल क्या है, ये जो फरलो क्या है, फरलो इसको देखो, फरलो का मतलब ये है बिना किसी कारण के, मतलब कोई कारण नहीं है, ठीक है, कुछ कारण नहीं है, बस ऐसे छोड़ दिया उसको कुछ देर के लिए। आपको पता होता है कई व्यक्ति मैरिड है, ठीक है, तो थोड़ा समय परिवार के साथ भी स्पेंड करना जरूरी होता है, वो किसके लिए जरूरी है, मानवीयता है इन दोनों चीज़ों में। थोड़ा ऐसा नहीं है कि आप इंसानियत भूल जाओ, उन्होंने इंसानियत छोड़ के उन्होंने क्राइम किया, आप नहीं भूल सकते, तो किसी कारण के, बिना किसी कारण से उनको थोड़ा सा छूट दे दी जाती है, ठीक है, कि आप घर चले जाओ या कुछ उस तरह से, उसको बुलाया जाता है फरलो, ठीक है, उसको बुलाया जाता है फरलो। बट इसके अंदर ना कोई विशिष्ट आवश्यकता, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो विशिष्ट आवश्यकता के लिए पैरोल दिया जाता है,
इतना डिफरेंस बस इसमें याद रखिएगा। एक तो विशिष्ट आवश्यकता, ये बिना किसी कारण से है, इसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक नीड होनी चाहिए, तब जाके उसको आपका जो है ये चीज़ मिलती है, पैरोल मिलता है। एक चीज़ तो ये समझ में आ गया। इसके अंदर जो चीज़ की गई ना, जो बिना किसी कारण, इसमें ना छूट कर दिया, मतलब जो उस समय मान लीजिए वो 10 दिन घर रहा, ठीक है, 10 दिन के लिए दिया गया, वो फिर उसकी सजा में शामिल कर दिया जाएगा उसको 10 दिन को, ठीक है, कि सजा ही भुगत रहा था उसमें मिला है, इसमें उसका निलंबन शामिल नहीं होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना। और इस पर इन दोनों चीज़ों के लिए कोई ऐसे अधिकार नहीं मांग सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा ये अधिकार है मुझे दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये कोई अधिकार नहीं है। यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है शायद इसी पे, इससे रिलेटेड एक जुडिशियल टर्म्स था, उसमें ये बोला था कि क्या ये अधिकार है, नहीं अधिकार नहीं है, पिछले से पिछले साल में कोई प्रश्न था, तो ये अधिकार नहीं है, दोनों चीज़ें, बस बस इतना, ये वाला डिफरेंस सबसे मेन है, ये समझ लोगे तो प्रश्न अगर आता है अच्छे से हैंडल कर ले जाओगे, ठीक है। एक लास्ट टर्म बचा है भाई, बच्चे जल्दी से कर लेते हैं जिसपे प्रश्न बन सकता है, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, थोड़ा सा हम लोग कोशिश तो की है मैंने जल्दी से चीज़ें कंप्लीट करवाने की। एक देखो, पीएम केयर्स जो फंड है ना, कई बार न्यूज़ में रहता है, इसको लेके अगर प्रश्न बनता है, क्योंकि थोड़ा सा टकराव भी चला है न्यायपालिका और विधायिका के बीच में इसको लेके। पहली चीज़ तो समझ लो, देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा था इसके बारे में सरकार से कि क्या आप इसकी जांच करवाओगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला वो चीज़ें आप देख लो। पहली चीज़ ये बोली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, समझ लो ध्यान से, है ना, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा प्री मेंस दोनों में हेल्प करेगा, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसको लेकर ये है, ये कोई सरकारी फंड नहीं है, अगर सरकारी फंड होगा तो हम जांच भी करवा सकते हैं, ठीक है, और इससे कैग से भी हम ऑडिट करा सकते हैं, बट ये कोई सरकारी फंड नहीं है, सरकार ने ये क्लियर कर दिया। दूसरी बात, इससे प्राप्त जो राशि है, इसमें जो भी राशि हमने प्राप्त की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं होती है, उसमें नहीं डालते हम इसको, ये अलग से रहता है। तो ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शन में पूछ सकता है यूपीएससी, तो ये याद रख लो इसको अच्छे से। ये किसी आपदा से निपटने के लिए, जैसे मान लो एकदम से आपदा आई थी क्या, कोविड-19, उसी के लिए बनाया गया था ये, ठीक है। तो सरकार ने ये बोला कि एक समर्पित कोष है, सिर्फ कोविड-19 के लिए वर्क होगा इसका। और एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, ठीक है, इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष अगर आप देखोगे इसमें तो आपको कौन दिखेंगे, पीएम, बट इसके साथ साथ कुछ और ट्रस्टी भी हैं। ट्रस्टी कौन कौन है ये समझ लो, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, ठीक है, ये क्या है, ट्रस्टी हैं। और पदेन अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, पीएम। दूसरा, इसमें अगर मान लो आपने योगदान दिया पीएम केयर्स फंड में, तो आपका वो फंड क्या माना जाएगा, आप उसमें भी शामिल कर सकते हो, किसमें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का कॉन्सेप्ट है ना, एक बार पढ़ा था शायद यूपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन जब हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया था। करते हैं कंपनियां बहुत सारा, आप सोचिए रॉ मटेरियल यूज करती हैं देश का, समाज का, तो समाज के लिए उनको कुछ करना चाहिए। इसमें यह है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि कंपनियां कुछ पैसा देकर स्कूल वगैरह, एजुकेशन वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह पर खर्च करती हैं, कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा। तो अगर आप उसमें दे रहे हो ना पीएम केयर्स फंड में, तो आपका सीएसआर माना जाएगा, तो उसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। ये बहुत सारी छूट दी है सरकार ने इसमें, ठीक है। प्लस इसके अंतर्गत आपको क्या है कि जो विदेशी अंशदान है, आयकर से, मतलब आप एक सोचो, एक तो इनकम टैक्स से कंप्लीटली छूट रहेगी इसमें, जितना पैसा आप इसमें दोगे उस पर आपसे आयकर नहीं लिया जाएगा, आयकर नहीं लिया जाएगा। प्लस जो विदेशी अंशदान अधिनियम है 2010 वाला, उससे भी इसमें छूट है। तो कई तरह की छूटें दी गई हैं, बस ये जो चीज़ें हैं ना ये याद रखो। एक तो ये सरकारी फंड नहीं है, प्रश्न पूछेगा तो इस पर पूछ लेगा। दूसरा, क्या ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में शामिल होता है, इसकी राशि नहीं होता है, तो ये चीज़ें याद रखो। प्लस इसके पदेन अध्यक्ष कौन है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये लगभग हम लोगों ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर ली है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके पॉलिटी में, अब आप देख रहे होंगे कि पॉलिटी में जितने भी प्रश्न यूपीएससी बनाता है लगभग उसके आसपास आप लोग पहुंच रहे हो, है ना। मैक्सिमम हम लोगों ने सारी करंट अफेयर की चीज़ें डिस्कस करनी है। इसके बाद अभी एक और आएगा, पॉलिटी का एक सेशन और आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो 2 वीडियो और आएंगी पॉलिटी की, 2 या 3, वो लास्ट में आएंगी अप्रैल के टाइम पे, ताकि आप लोगों का कुछ भी छूटे ना, उस टाइम पे फिर मैं जल्दी से ये चीज़ें करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपका लेटेस्ट करंट अफेयर भी होना चाहिए उसमें। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अब आपका एक जिम्मेदारी ये बनती है कि देखो मेहनत बहुत लग रही है ना, 2-2 घंटे मैं आप लोगों के साथ लगातार बोल रहा हूँ इसमें, और कंटेंट के लिए भी थोड़ा एफर्ट मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, तो आपको थोड़ा सा इसको शेयर करना है,
ठीक है, इतनी तो मैं आप लोगों से अपेक्षा कर सकता हूँ। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें इतनी मेहनत की अवेलेबल करवाई जा रही हैं, अपेक्षा करता हूँ मैं आपसे कि आप शेयर करेंगे इसको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा देंगे इसको, ताकि जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, इससे चेंज हो जाएगा चीज़ें। बहुत क्लियर कट चीज़ें इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट अफेयर का स्ट्रेस बच्चे का कम हो जाएगा तो वो स्टैटिक पोर्शन पे काम कर लेगा, और मैं तो इसमें मैक्सिमम स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहा हूँ। पॉलिटी के देखिए ना कितने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जिन बच्चों के नहीं हुए हैं तो वो आप दोबारा से देख भी सकते हो, बट मैंने कंप्लीटली बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट होता है, 2 घंटे लग जाते हैं जल्दी जल्दी वीडियो में, फिर भी मैं स्पीडली भी तो करना होता है ना, दोनों चीज़ें हैं। अगर तो धीरे करना हो फिर तो और आसानी से समझाने की कोशिश करूं, बट आपको पता है कंटेंट इतना ज़्यादा है, 36 महीने हमें कवर करना है, तो 36 महीने के लिए थोड़ा सा स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा ना हमें। थोड़ा सा स्पीड से नहीं चलेंगे तो हम डिले हो जाएंगे, और डिले हमें करना नहीं है। ठीक है, तो आपसे मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा शेयर कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपसे आग्रह है कि डिलाइट आईएएस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करिए। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं डिलाइट आईएएस को। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा इन चीज़ों को लेके। इन सभी चीज़ों के, ये जो टेलीग्राम और वगैरह के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हैं। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से ये चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम मैं बता चुका हूं, डिले मत करिएगा। जिन बच्चों को सच में सीरियसली तैयारी करनी है वो मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 9718112484 पर कॉल करके आप मुझसे बात करिए। बिल्कुल, अगर आपको अच्छा ना लगे तो बिल्कुल मत करिएगा, बट अगर आपको लगे चीज़ें कि नहीं, हाँ अलग लेवल पर कंटेंट है, इसमें बहुत मेहनत से चीज़ें की जा रही हैं, और 100% 2024 में आप लोग लिस्ट में होंगे अगर आप मेंटरशिप में मेहनत से काम करते हो। ठीक है, जो आपको टारगेट दिए जाते हैं वो आप कंप्लीट करते हो, तो आप हर हाल में आपको सिलेक्शन मिलना या सफलता मिलना तय है, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इससे अगले पार्ट में जल्दी से मिलते हैं, तब तक अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।